भीलवाड़ा के एक छोटे से गांव से लेकर यहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा? मतलब काम से आपकी जो ग्रोथ है वो मिलती है, पहचान बनती है और आपको भी अच्छा लगता है कि आप काम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इतना मोटिवेट किया? मेरे जो मदर काम करते थे उनको मैं देखती थी, दिन रात सुबह 4 बजे उठते थे, शाम को वापस 10-11। ये बहुत आम हो गया है कि लड़कियां अपना प्रोडक्ट कर रही हैं, बेच रही हैं, लेकिन उस समय पे जब आपने शुरुआत की थी तो क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा फेस आया कि आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो? तो वो थोड़ा स्ट्रगल और मेरा जो टर्नओवर था उसका भी इफेक्ट पड़ा उस पर, क्योंकि मैंने वो चीज़ मानी नहीं। तो देखिए, एक्सप्लॉयटेशन होना है। तो मशरूम की खेती में सबसे बड़ा रिस्क आपको क्या लगता है? पहले मार्केट आप सर्च करें और उसके बाद आपको प्रोडक्शन पे जाना चाहिए। तो अभी अगर आपको हम 5 या 10 हज़ार रुपये दें तो आप ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे कि या फिर आपसे वही मशरूम की खेती करनी शुरू करेंगे? ट्रेनिंग की तरफ जाऊंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूँ रूपा मेहता और आप मेरे साथ देख रहे हैं सुनो ज़िंदगी, हर कहानी ज़िंदगी की ज़ुबानी। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला जुड़ी हैं जिन्होंने ना केवल अपनी किस्मत बदली है बल्कि हज़ारों लोगों को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखा रही हैं। इन्हें लोग मशरूम लेडी के नाम से जानते हैं और ये फाउंडर हैं आमलदा ऑर्गेनिक फूड एंड रिसर्च सेंटर के। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया और मार्केट टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंच पाएगी और लोग जी बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों को आपकी बात पहुंचा पाएँ लोगों तक, और साथ में हम उनको कुछ सलाह भी दे पाएँ, कोई राह दिखा पाएँ कि जिससे वो कम से कम पैसे से अपना एक अच्छा से बिजनेस जो है वो सेटअप कर पाएँ। कहते हैं सफलता चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन ज़मीन से जुड़ाव उसकी असली पहचान होती है, और वो आपने सिद्ध कर दिखाया है। ज़मीन से जुड़ा होना तो मतलब ज़मीन से जुड़ते हैं तभी कुछ ना कुछ आगे निकल के आता है, क्योंकि ज़मीन ही हमें बताती है कि आगे करना क्या है। अनु जी, आपका सफ़र किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं क्योंकि जहाँ एक तरफ गरीबी और समाज की बंदिशें, वहीं दूसरी तरफ आपके सपने और जुनून। तो आपके ऊपर एक ये लाइन बहुत स्टीक बैठती है जो कि मैंने आपके लिए निकाली है स्पेशली। पग पग रेत में भी सपने बो दिए, पग पग रेत में भी सपने बो दिए, राजस्थान की बेटी ने हौसलों से मंजिल के रास्ते खोल दिए। थैंक यू सो मच। अनु जी, शुरुआत वहीं से करते हैं और वहीं आपको बैक में लेके चलते हैं जहां से आपकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। भीलवाड़ा के एक छोटे से गांव से लेकर यहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा? क्योंकि आपने बचपन में बहुत संघर्ष देखा, फाइनेंशियल क्राइसिस देखे। उस समय ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया, और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इतना मोटिवेट किया? इस लाइन का एक ही मतलब सेंटेंस में मैं आपको जवाब देना चाहूँगी कि वो जो चीज़ थी वो थे मेरे मदर, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष देखा, मैं नहीं चाहती थी कि आगे मतलब वो उस संघर्ष को कंटिन्यू रखे। मैं चाहती थी कि वो खुश रहे और उनको कम काम करना पड़े। पर पहले जो मेरा सोच था काम को लेकर, वो ऐसा था कि मतलब मेरे जो मदर काम करते थे उनको मैं देखती थी, दिन रात सुबह 4 बजे उठते थे, शाम को वापस 10-11 बजे सोते थे। तो मुझे लगता था कि इनको कितना स्ट्रेस होगा। बट अब मुझे समझ में आया कि काम से स्ट्रेस होता नहीं है। मतलब काम से आपकी जो ग्रोथ है वो मिलती है, पहचान बनती है और आपको भी अच्छा लगता है कि आप काम कर रहे हैं। पर जो मेरा मोटिवेशन था वो मेरे मदर ही थे, और उनकी वजह से ही मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, और जो स्ट्रगल है स्पेशली महिलाओं के लिए, उनके लिए मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे जो मदर का जो स्ट्रगल है वो मेरे से कहीं गुना ज़्यादा था। और जब मैं गांव में जाती थी और किसानों को देखती थी, जो महिलाएं काम करती थी, उनका भी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उनकी पहचान छुपी हुई है। इतना काम करने के बाद आज आप लोग भी या फिर जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो मेरे मदर को नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते, और राइट। उन लोगों को भी नहीं जानते हैं जो इतना काम करते हैं हमारे देश के लिए, गेहूं बोते हैं। और उन लोगों को हम जानते हैं जो काम कम करते हैं बट जो अवार्ड्स लेते हैं। तो ये एक बहुत बेसिकली जो लाइमलाइट में आ जाते हैं या जिनके काम को सराहा जाता है, जो सामने जनता के सामने, आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो जो सामने दिखता है कहते हैं वही बिकता है। बट
हाँ, तो मैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूँगी एग्रीकल्चर के अंदर ही। और स्पेशल महिलाओं का ऐसा था कि दिन रात काम करके, खेती का काम करके, रात को बच्चों का काम करके, उसके बावजूद वो सोते हैं, फिर सुबह वही रूटीन उनका स्टार्ट होता है। तो उसके आपकी बाद मदर भी खेती में काम करती थी, खेत में नहीं, काम मेरे करती थी? मदर, हम लोगों का ट्रेडिशनल फैमिली है, मतलब मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो कि राजस्थान के अंदर है हम लोग। तो हमारे राजपूतों में तो घर से बाहर निकलना ही अलाउ नहीं है। अच्छा, तो आपकी मदर घर का काम करते थे, थी? हाँ। ओके। बट घर का काम करने में ऐसा था कि ना इनकम होती है घर में, आपको पता ही है कि सुबह बच्चों को खिलाना पिलाना, पूरे 24 into आवर्स 365 डेज आपकी जॉब है, और उसमें कोई वीकेंड नहीं है आपका। वीकेंड नहीं है, और उसको कोई सराहना भी नहीं है कि बिल्कुल। उसमें सिर्फ ये साबित हो चुका है कि महिला हो, लड़की हो तो आपको काम करना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है। पर मेरे मदर पे उस टाइम पे जब हमारे क्राइसिस थे, हमारे पास पैसा नहीं था, तो उस टाइम पे उनके पास भी प्रेशर था कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, कैसे इनकम जनरेट की जाए। तो वो गाय भैंस रखते थे वहाँ पर, और गाय भैंस का काम करते थे। वो भी सराउंडिंग, मतलब अंदर अंदर ही, बाहर तो उनको आसपास के 4-5 घरों में ही, जैसे नहीं घरों में नहीं, खुद के घर में करते थे। लेकिन वो जो गाय भैंस आप रखते थे, उससे जो दूध होता हाँ, उसको वो देते होगे खुद लेने के लिए आ जाते थे लोग वहीं पर गांव में, मतलब वही बिजनेस था। तो उसमें भी उनको काम करना पड़ता था। उसके अलावा जो घर का काम था, जैसे कि जो गेहूं आ गया उसको थोड़ा घर पे ही पीसना उसका रखरखाव मतलब करना, सारी चीजें, मसाले बनाना, रखरखाव करना, दाल बनाना, पहले सब घर पे ही होते थे, सब घर पे काम होते थे। तो उन कामों को देखती थी मैं कि इतना काम करते हुए भी इनका कोई नाम भी नहीं जानता है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि हर महिला की पहचान हो जो काम करती हो। मैं ये नहीं चाहती कि हाईलाइट हो, बट इतना तो हो कि उनको एटलीस्ट उनको अपने घर में, अपने समाज में तो एक पहचान मिले। घर में तो पहचान मिले, समाज तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम घर में तो लोग ये कहे कि हाँ आपने काम किया है, ये नहीं कहे कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। तो जिम्मेदारियां तो अगर देखा जाए आज के युग में तो सभी की है, जेंट्स की भी है और लेडीज़ की भी है, बराबर है। बट फिर भी अब थोड़ा सा समाज सुधरने लगा है, और जो मेरी भी कोशिश यही है कि महिलाओं को पहचान मिले। देखिए, आपके ऊपर उस टाइम पर एक तरफ समाज का प्रेशर था, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं देते थे जी। तो उस समय में आपने उस माइंडसेट को कैसे चेंज किया? उस समय आपका क्या चैलेंज था? देखिए, चैलेंज मेरे पूरे परिवार के लिए मैंने खड़ा कर दिया था, क्योंकि जब मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, और समाज को लग रहा था कि लड़कियां, आज भी लड़कियां ऐसी हरकतें करती है, जैसे अच्छी पढ़ाई करने के बाद वो या तो किसी लड़के के साथ भाग जाती है, या पेरेंट्स को मना नहीं पाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अदर कास्ट में आप शादी नहीं करें, मेरा ये मानना नहीं है कि आप दूसरी जातियों में शादी नहीं करें, बट अगर आप खुद की जाति में शादी करते हैं तो एक तो जो साइंटिफिक तरीके से डीएनए जो अपना प्योर होता है वो तो होता ही है। इसके अलावा अगर आप कर भी रहे हैं तो कम से कम पेरेंट्स को आपका साथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पेरेंट्स को दुखी करके अगर इस तरीके की हरकतें करते हैं तो ये बहुत ही एक टिपिकल चीज़ हो जाती है, और उस वजह से जो लड़कियां पढ़ना चाहती है तो देखिए समाज तो उसी क्राइटेरिया में फिक्स है। उनको ये नहीं है कि दूसरी जाति में आप शादी कर लो, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रग्स करने लग जाते हैं, या फिर बहुत सारे शराब पीने लग जाते हैं बाहर जाके। लड़कियों में भी ऐसा होता है बहुत बार। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि अब लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए और टाइम पे शादी करवा देनी चाहिए। तो वही कंडीशन मेरे घर की भी थी। मेरे जो मदर थे उनको सबने मना किया था कि नहीं पढ़ाना है। बट मैं इतना प्रेशराइज कर चुकी थी मेरे मदर को कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। तो उसी के तहत मेरे मदर ने मेरा सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, तू पढ़ाई कर। तो चैलेंज मेरे पूरे घर के लिए था और स्पेशल मेरे मदर के लिए। तो उनका क्या बड़ा अहम रोल, क्योंकि आपकी एजुकेशन में रहा, तो उन्होंने क्या फेस किया उस समय? समाज उनको सभी बोलते थे कि भाई आपकी लड़की इतनी बड़ी हो गई है। मैंने 27 के बाद शादी की है, 27 साल के बाद। 27 साल। तो जब मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो लगभग मैं 13-14 साल की मैं अच्छी मतलब दिखने लग गई थी मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से। तो 13-14 साल से ही मेरे पे प्रेशर था कि शादी की जाए, शादी की जाए। अनु जी, फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा फेस आया जब शादी के बाद रिस्ट्रिक्शन लग गई, आपको जॉब करने से मना कर दिया गया। उस समय आपने क्या फील किया?
देखिए, हर लड़की का एक सपना तो होता ही है, बट कहीं ना कहीं वो अंदर ख़त्म कर लेती है उस सपने को, और शायद मैं ख़त्म नहीं कर पाई, क्योंकि 6 मंथ के बाद जब शादी को 6 महीने हो गए थे तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है। मतलब मैं सुबह खाना बनाती, शाम को खाना बनाती, तो एक रूटीन ऐसा हो गया था कि मैं उस लाइफ से काफ़ी बोर हो गई थी कि ये तो मेरे लिए मतलब सही नहीं है। पर उस टाइम मेरे हस्बैंड कहीं ना कहीं समझ गए थे कि ये ज़्यादा इस माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे सजेशन दिया कि एक डिप्रेशन दिखता है लोगों की उस पर कि हाँ ठीक है अभी डिप्रेस्ड है, और नई नई शादी के बाद अगर कोई डिप्रेस होता है तो जल्दी पता लगने लग जाता है। तो उस हाँ। टाइम पे फिर हम जयपुर आ गए थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अपन जयपुर चलते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे नई लाइफ में। तो जब हम जयपुर आए तो ना मेरे पास जॉब थी ना मेरे हस्बैंड के पास जॉब थी। तो हम 4-5 दिन तो ऐसे ही इंटरव्यू देते रहे हर जगह पर उस टाइम जुलाई का टाइम चल रहा था। मैं मई के अंदर आ गई थी मैं यहाँ पर। तो जुलाई फर्स्ट वीक में ही मेरी एक यूनिवर्सिटी में जॉब लग गई थी, तो उस वजह से हम लोग वहाँ सरवाइव कर पाए। बट इनिशियल बहुत ही मतलब दिक्कतें हुई हमारे को, जैसे कि एक ही रूम लेना पड़ा हमारे को, क्योंकि पैसे नहीं थे और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो उसी रूम में हम 1 साल रहे। हमारे पास कूलर नहीं था, एसी नहीं था, फ्रीज नहीं था। 1 साल आप ऐसे रहे? 1 साल कौन से साल की बात है वो? ये 17 2017 2017 में मैं आ गई थी। और वो स्ट्रगल रहा, बट एक होता है ना किसी का साथ होता है तो ठीक है, वो लगता है कि चलो चल तो रहा है। आपने कब डिसाइड किया कि अब कुछ बड़ा करना है? देखिए, बड़ा करने का सपना तो मेरा बचपन से ही था। मैं एथलेटिक्स में भी मेडलिस्ट थी, मैं नेशनल मेडलिस्ट थी। इसके अलावा मैंने 300 मीटर में किया था। फिर मैं शूटिंग .22 राइफल शूटिंग में भी मैंने अच्छा किया था। तो सपने तो मेरे को मतलब बचपन से थे, बट ये था कि फंड नहीं था उस टाइम पे, और जॉब मेरे को करनी नहीं थी, बट एक वो थी कि सर्वाइव करने के लिए जॉब करना था। बिजनेस तो मजबूरी थी। बाकी तो मेरे जो सपने थे वो महिलाओं के लिए थे बचपन से, कि मुझे कुछ करना है। तो जो सपने थे वो मैं उस टाइम एक्सप्लेन किसी के सामने नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सभी का एक था कि बीएससी एग्रीकल्चर कर ली, उसके बाद सबका ये होता है कि आपको इतना पढ़ाया तो जॉब लग जानी चाहिए थी। पर मैं जॉब की तलाश में थी नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कभी फॉर्म नहीं भरे जॉब में। बट जब मेरा तो घर वालों का प्रेशर था कि जॉब करो? हाँ, घर वालों का तो एक ही प्रेशर था कि शादी भी करो। हाँ। क्योंकि एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगी कि फीमेल को या फिर लड़कियों को मोटिवेशन इसलिए भी नहीं मिलता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको सिर्फ शादी के लिए बोलते हैं। उनके सपने नहीं होते कि ये कुछ कमा के घर पे लेके आएगी, और तब तक उसकी शादी होती नहीं है। तो खुद के लिए ही करना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। अगर पेरेंट्स बोलें कि आपको कुछ करना है हमारे लिए, तो एक मोटिवेशन वो और अलग वो एक अलग मोटिवेशन होता है कि पेरेंट्स के लिए। पर पेरेंट्स अगर हमेशा बोले कि नहीं मुझे आज भी पेरेंट्स का वो माइंडसेट है कि लड़कियों से कुछ नहीं लेना, लड़कियों से कुछ नहीं लेना। हाँ, लड़की अगर कमा रही है तो अपने लिए, हमें कुछ नहीं दे वो। तो ये भारतीय परंपरा है और मैं इज्जत करती हूँ भारतीय परंपरा की। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए कि हमारे लिए कुछ करना है, ताकि लड़कियों को भी मोटिवेशन मिले, वो भी कुछ जिंदगी में करे। सिर्फ अगर आप बचपन से लड़की को ये बताओगे कि आपको शादी करनी है, तो कहीं ना कहीं 70% लड़कियों को यही लगने लगता है कि हमारी डीमोटिवेट हो जाती हैं। जिंदगी शादी है, उनको लगने ही लग जाता है। और कुछ जैसे 30% कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे खुद को कुछ करना है, डेवलप करना है, तो उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आगे आना चाहिए, फीमेल को। लेकिन अभी तो धीरे धीरे ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है। अब नहीं, अभी भी मैम अगर देखा जाए तो मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही ट्रेंड चेंज हुआ है। अच्छा, अभी 2 टायर में, और अगर आप गाँव के अंदर जाएंगे तो अभी लड़कियों को पढ़ाने लग गए हैं, स्टडी पूरी कंप्लीट करवाते हैं, पर ला के फिर शादी करवा देते हैं। जॉब करने की परमिशन अभी भी लड़कियों को नहीं है, या फिर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जॉब करने लग जाएंगे तो ये शायद हमारी एक कास्ट में शादी नहीं करेंगे, या सबसे बड़ा डर यही है कि इंटर कास्ट मैरिज कर लेंगे। तो ये पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा डर है। और वही तो आपने कभी नहीं सोचा लव मैरिज के बारे में? क्योंकि आप बाहर पढ़ी, कभी मन में नहीं आया कि मुझे भी लव मैरिज करनी चाहिए? या कभी किसी के प्रति आपका कोई क्रश हुआ हो या किसी का आपके लिए क्रश हुआ हो?
नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं बचपन से बॉय कट बाल रखती थी। मेरे जो हेयर्स थे बॉय कट थे, और मैं बिल्कुल लड़कों की तरह दिखती थी। अगर आप मेरे पहले के फोटोज देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं लड़का हूँ या लड़की। अच्छा। तो वो एक ऐसा स्टेज था, और मैं जब 3:30 बजे सुबह उठती थी मॉर्निंग में, तो मेरे मदर ने क्या, मुझे शुरू से जल्दी उठाया। मॉर्निंग के अंदर जल्दी उठ जाते थे, गाँव में आपको पता है सब जल्दी उठते हैं। तो फिर जब मैं कॉलेज में गई तो मेरी आदत बन चुकी थी कि मुझे 3:30 बजे उठना है, और मैं बास्केटबॉल लेती थी। प्लेयर थी तो हाँ, आप उसमें तो मैं ग्राउंड में चली जाती थी। थी, और मैं कम से कम 2-3 घंटे वहाँ पर प्रैक्टिस करती थी। फिर मेरा हमेशा से ये रहता था कि मुझे मेडल लेना है, मुझे ये करना है, मुझे आगे कुछ करना है। तो लड़कों से ज़्यादा मेरा कुछ ध्यान रहा ही नहीं लड़कों पे, और ना मुझे कभी ऐसा फील हुआ, क्योंकि शादी से तो मैं वैसे ही डरती थी। अच्छा। कि शादी तो मुझे करनी ही नहीं है। आपका ध्यान नहीं रहा, लेकिन किसी लड़के का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ हो कभी? इस चीज़ के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मैं किसी से बात करती हूँ तो लोगों को मेरे से डर लगता है कि ये अच्छा, पता नहीं क्या बोलेगी। क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज भी मेरी हार्ड है, और लड़कियों की तरह मैं पहले भी नहीं रहती थी, और अभी भी मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह ऐसा यूज़ करती नहीं हूँ। तो लड़के, हो सकता है कि किसी को अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन सामने कोई नहीं आया डर के मारे। तो ये मेरे इतना लिए डर था अच्छा आपका? रहा। डर तो मेरा कॉलेज में मतलब बहुत था, क्योंकि मैं बॉय कट बाल रखती थी, और मैं हमेशा स्पोर्ट्स में रहती थी। कोई कुछ सामने बोलता था तो मैं सीधा उसको जवाब ऐसे देती थी कि वो चुप ही हो जाता था, कोई भी इंसान। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जब तक लड़कियां नहीं चाहती है तब तक लड़का उनको कोई बोल नहीं सकता। जब तक उनको फील हो जाता है कि ये एक्सेप्ट करेगी या मैं बोल भी सकता हूँ, तब जाके लड़कों की हिम्मत होती है, वरना लड़कों की हिम्मत आज दिन तक हुई नहीं कभी। अच्छा, आपके सामने नहीं हुई है? मेरे सामने नहीं। देखिए, आपको मशरूम लेडी के नाम से आज जाना जाता है, सारी दुनिया आपको जानती है, स्पेशली राजस्थान में आपका बहुत बड़ा नाम है मशरूम लेडी के नाम से। तो ये मशरूम का आइडिया कैसे आया आपको? जैसा कि आपको पता है कि मुझे पहले ही स्टार्ट से ही ये था कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है। और मैं एक यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी थी DMR, तो मेरी यूनिवर्सिटी से मैं बच्चों को लेके गई थी वहाँ पर स्टडी के लिए, एग्री मशरूम के लिए। तो तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे मशरूम पे काम करना है। अच्छा। बट वहाँ पर जब मैंने लेक्चर लिए तो मुझे पता चला कि जो फीमेल में जितनी भी कमियाँ होती है, जो विटामिन D, B12, फोलिक एसिड, जो फीमेल को हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितने फीमेल को इशू होते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिशन नेचुरली मशरूम में है। ओके। पहला पॉइंट तो मुझे ये लगा अच्छा। दूसरा पॉइंट ऐसा लगा कि ऑयस्टर मशरूम जो होती है वो विदाउट AC और बहुत ही लो इनकम में, मतलब कम बजट में, कम बजट में हम उसको आराम से कर सकते हैं, और छोटे से घर में शुरुआत कर सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जो मुझे ऐसा लगा कि जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, स्पेशल हमारी जो कास्ट है, राजपूत है, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, और उनके लिए इनकम बहुत ज़रूरी होती है सर्वाइव करने के लिए। तो उनके लिए वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतरीन होगा। और तब मुझे पता नहीं था कि इसको किस तरीके से मार्केट करेंगे, क्या करेंगे, बट एक आइडिया उस टाइम पे मेरे क्लिक कर गया कि अब मशरूम में जाना है, मशरूम ही करना है। और जिन बच्चों को मैं लेके गई थी उन्होंने तो सीखा नहीं, बट मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ सीखा, और उसको फिर मतलब ज़मीन पे उतारा उस आइडिया को कि मुझे ये करना है। 2017 से पहले सभी लोग बटन मशरूम पे फोकस थे। हाँ। जब से मैं 17 से ऑयस्टर पे आई, तो अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को ऑयस्टर का नाम भी पता है, और बहुत सारे लोग करने भी लगे हैं, और अवेयरनेस भी मैंने काफ़ी अच्छा मतलब दिया है। तो इसीलिए मेरे को ये आइडिया है मशरूम का। आपकी जर्नी में ये है कि आपने 5,000 रुपये से शुरुआत की। तो 5,000 रुपये से जब आपने शुरुआत की थी, उस टाइम माइंड में क्या चल रहा था? फियर था या कॉन्फिडेंस था कि नहीं कुछ कर लेंगे? देखिए, मेरे को कभी फियर कभी किसी चीज़ का हुआ ही नहीं आज दिन तक। मैं जो चीज़ करना चाहती हूँ वो कर लेती हूँ, उसके बाद रिजल्ट देखती हूँ कि होगा जो होगा। तो वो फियर तो नहीं था मेरे अंदर, क्योंकि मेरा ऐसा कभी रहा ही नहीं पैसों को लेके कि मुझे सेविंग करनी है। मुझे हमेशा अपनी लाइफ से उम्मीदें थी कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। पैसों से ज़्यादा लगाव मेरा कभी रहा नहीं, और मैंने कभी देखे भी नहीं पैसे बचपन में कि आपको सेविंग करना है, क्योंकि सेविंग था ही कभी देखी नहीं। हाँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बट ऐसा था कि हाँ ठीक है, जो 5,000 जो मैं लगा रही थी, तो वो जो मेरी इनकम थी, मतलब मेरी जो सैलरी आई थी, उसमें से मैंने सोचा कि 5,000 का अपन एक बार ट्रायल करके देखते हैं, और इसको वहाँ जो सीख के आई उसका प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी था। तो वो प्रैक्टिकल मेरा सक्सेस ही हुआ फर्स्ट टाइम में,
और प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आया था। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा उस टाइम पे जब आपने शुरुआत किया? शुरुआत मैंने भी यही गलती की कि शुरुआत मैंने मशरूम प्रोडक्शन कर दिया, और हमारे को जो सिखाया गया वो भी प्रोडक्शन ही सिखाया गया, मार्केट के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। तो जब शुरुआत तो कर दी, मगर जो प्रोडक्शन आया उसको सेल कहाँ करना ये पता नहीं था। अच्छा। तो फिर मुझे समझ में आया कि चैलेंज ये नहीं है कि प्रोडक्शन प्रोड्यूस क्या करना है, राइट? प्रोड्यूस तो कोई भी कर सकता है, Right. सीख के आप 7 डेज आप हमारे यहाँ भी आएंगे अमलदा के अंदर भी, तो भी हम आपको सिखा देंगे कि कैसे प्रोडक्शन तो लेना ये है। 7 दिन का प्रोसेस है सीखने का। हाँ, मतलब अलग अलग मशरूम में अलग अलग टाइम लगता है। ऑयस्टर की बात करें तो ऑयस्टर की बात करें तो 2 दिन के अंदर काफी मतलब नॉलेज आ जाती है। हाँ, और अगर 99% बटन मशरूम की बटन मशरूम में 7 डेज 7 days लगते हैं। हाँ, तो क्योंकि उसमें अलग अलग स्टेज होती है और वो काफी लंबे समय की मशरूम होती है, 2-3 महीने उसके अंदर लगते हैं। तो इसलिए फिर मैंने उसको स्टार्ट किया और फिर मार्केटिंग के बारे में सोचा। जब वो 5,000 मेरा खराब हो चुका था एक तरीके से, मतलब प्रोडक्शन आ चुका था पर बेचे कहाँ नहीं, इनकम जनरेट पता नहीं था कि इससे इनकम कैसे क्रिएट करें। और 2017 में आप यकीन नहीं मानेंगे, ऑयस्टर कोई जानता ही नहीं था। हाँ, नहीं जानते थे कि मशरूम क्या होता है। आज भी काफी लोग नहीं जानते, ठीक है, अवेयरनेस आई है, लेकिन अभी भी आम अगर आप किसी से बात करोगे तो शायद नहीं पता होगा कि ऑयस्टर मशरूम मतलब मशरूम, बस दैट्स इट। वही है। तो फिर उसके बाद मैंने अवेयरनेस कैंप वगैरह भी किए, बहुत लोगों को समझाया। कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं थी उस कॉलेज में भी हमने कैंप लगाया और काफी लोगों को पता चला। और फिर जो लोगों ने उसको परचेज किया उनके जो रिजल्ट्स थे वो काफी अच्छे थे, तो उससे और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं काम। एक छोटे से कमरे से शुरू कर इतना बिजनेस बड़ा बनाना आसान नहीं होता। तो जो न्यू बिगिनर्स हैं इस लाइन में, जो आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे शुरुआत करें इस बिजनेस की? देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप मशरूम ही करें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप वो बिजनेस करें जिसमें आप रात दिन काम कर सकते हैं। मतलब आप रात को भी, अगर मेरे को 3 बजे भी कोई उठाए, 2 बजे भी उठाए कि मशरूम से रिलेटेड ये काम है, तो मैं बहुत पैशन बन गया, मैं खुश होके उस पे काम करूंगी और करती रहूंगी। तो ऐसा पहला पॉइंट तो ये है कि ऐसा बिजनेस करें जिसमें आपका इंटरेस्ट खुद का हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको मार्केट पूरा पता होना चाहिए प्रोडक्शन से पहले। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, पैसा लगा चुके होते हैं, मार्केट का उनको पता नहीं होता है, तो वो लोग फेल हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप सब पहले मार्केट का पता करें। जिस भी बिजनेस में आप एंट्री कर रहे हैं तो मार्केट पता करने के बाद ही आप प्रोडक्शन स्टार्ट करें। तो आपने जो वो 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो उस मशरूम का आपने क्या किया? क्योंकि वो बिका तो था नहीं। बिल्कुल। एक्चुअल में हम लोगों ने क्या किया कि मैं जिस उस टाइम पे कॉलेज में थी, तो वहाँ गांव में तो किसी ने लिया नहीं कि नहीं ये तो पता नहीं क्या होता है, सब्जी कैसे बनाते हैं। अच्छा, उस टाइम लोगों को पता भी नहीं था कि क्या होता है, और आपने उसको प्रोड्यूस कर दिया। तो वहाँ से फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा कि इसको क्या किया जा सकता है, क्योंकि एक दिन बाद तो खराब होने वाली थी मशरूम। हाँ, क्योंकि इसको रखने का भी बहुत बड़ा चैलेंज था। तो पहले मुझे लगा कि मंडी में सेल हो जाएगी, पर मंडी में लेके गए तो वहाँ किसी ने पहचाना ही नहीं कि है क्या। अच्छा, तो आपने इसकी सोई ये कहाँ पे प्रोड्यूस किया था? ये मैंने गांव में, मेरे अच्छा, आपने गांव में प्रोड्यूस किया था? एक रूम में किया था, क्योंकि जयपुर में तो एक रूम मेरे लिए बहुत महंगा था। वही तो, एक रूम में आप रह रहे थे। तो वो जयपुर में तो मैं कर नहीं पा रही थी, तो गांव में किया था। मेरे मदर वगैरह को सबको ट्रेनिंग दी थी मैंने वहाँ से। जो पहले खुद सीखा, फिर घर पे ट्रेनिंग स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे वापस जॉब करने आना था, तो मेरे मदर वगैरह ने ही वो सारा संभाला था उस टाइम पे। तो यानी आपकी मदर का रोल जो है एजुकेशन के साथ साथ आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रहा। क्योंकि देखिए, पहला जो प्रोड्यूस किया वो आपकी मदर ने किया। कहते हैं ना, माँ हर काम में साथ देती है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि माँ जिस चीज में साथ हो वो कभी खराब हो ही नहीं सकता। हाँ। तो एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मदर साथ थे और कर रही थी मैं काम। और उसको मैंने फिर यहाँ से उन्होंने ड्राई करके, फिर हमने ड्राई का प्रोसेस सीखा कैसे ड्राई किया जाता है। तो उस मशरूम को आपने फिर संभाल के रखा, कैसे किया आपने वो वाले मशरूम का? हाँ, उसी मशरूम को हमने 3rd डे में ड्राई कर दिया था। फिर ड्राई करके नहीं, ड्राई करने के बाद खराब नहीं होता। उससे पहले जैसे 3 दिन तक उसकी शेल्फ लाइफ थी। शेल्फ लाइफ हमने उसको फ्रीज में स्टोर किया 3 दिन। फिर जब तक मेरे को पता लग गया था कि उसको ड्राई किया जा सकता है, फिर हमने ड्राई किया और ड्राई करके फिर पैकेजिंग करके पॉलीथीन में एयर टाइट बैग में हमने किया। और फिर मैं जयपुर लेके आ गई उसको, और छोटे छोटे से पैकेट्स बनाए
और जैसे मार्केट लगते हैं जयपुर के अंदर, वहाँ मेरी छोटी सी स्टैंड ही बनाई मैंने, जो वेजिटेबल मार्केट लगता है। हाँ उसके अंदर, और उसमें फिर मैंने सेल करना स्टार्ट किया। मैं खुद वहाँ खड़ी होती थी छोटे छोटे मार्केट में, तो बहुत बार वहाँ पर क्या मेरे कोई रिलेटिव गलती से दिख जाते थे, तो वो लोग बोलते थे कि देखो ये मतलब जयपुर क्या में कर रही है इतना इकट्ठी होके माल बेच रही है। माल बेच रहे हैं, तो ऐसा था। पर मैंने 2-3 साल ऐसा काम किया, मतलब आफ्टर जॉब। और बहुत बार तो मेरे स्टूडेंट मिल जाते थे। अच्छा। तो स्टूडेंट बोलते थे कि मैम यहाँ पर रोड पर ये लगा के आप बेच रहे हो, तो मैं उनको समझाती थी कि भाई एग्री, आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो छोटे स्तर पे ही आपको करना पड़ेगा। कोई काम छोटा बड़ा कोई नहीं काम होता। छोटा आपने अगर मेरे हिसाब मेहनत से शिद्दत से जी, किया तो बिल्कुल। उसको मेरे पूरा हिसाब से करना तो ये है कि अगर आप चाय बना के भी आप 2 रुपए कमा रहे हो तो ये बहुत प्राउड की बात है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, किसी कोई चोरी नहीं कर रहे हो, आप अपना आजकल खुद का हमने काम देखा कर भी रहे है, हो। बहुत यंग एंटरप्रेन्योर आई हैं, लड़कियां भी आई हैं, लड़के भी बिल्कुल, आए जो बिल्कुल। चाय बेच बेच के हाँ। वायरल हुए हैं और अच्छा बिजनेस कर तो रहे ये हैं। अच्छी बात है, आप अपना काम कर रहे हो तो इसमें कौन सी शर्म की बात है। तो उस टाइम लोगों ने पसंद किया फिर आपका मशरूम जब हाँ, आप कुछ बेचते भी? जो एजुकेटेड लोग थे जिनको पता था थोड़ा बहुत मशरूम के बारे में, उन लोगों ने परचेज करना स्टार्ट किया और रिव्यू देना स्टार्ट किया कि इसको ऐसे करो वैसे करो। तो जो कस्टमर रिव्यू थे उनसे ही मैं ज़्यादा डेवलप हुई। और फिर जब मेरे को नेक्स्ट प्रोडक्शन लगाना था तो मुझे फिर पता चला कि अब मुझे फंडिंग की ज़रूरत है। तो उसी टाइम से कोइंसिडेंस था कि पीएम मोदी की एक स्कीम निकली थी, PMKY ऐसा करके था, RKVY रफ्तार के नाम से। ओके। तो RKVY रफ्तार से फिर मैंने ऑनलाइन ही उस टाइम, फिर थोड़े दिन बाद 1 साल बाद ही कोविड हो गया था। तो फिर उसमें कोविड के टाइम पे हम लोगों ने ऑनलाइन ही फॉर्म डाला था उसमें RKVY रफ्तार में, और मेरी ऑनलाइन ही क्लासेज हुई थी और मेरा 15 लाख का फंड मेरे को मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, मतलब पहले प्रोडक्शन 5,000 के प्रोडक्शन के बाद बाद सीधा सीधा मुझे 15 लाख लाख। आपके अकाउंट में आए। वेरी नाइस। तो अब बात करते हैं हम आपके उस फेस की जहाँ फेलियर से सक्सेस का रास्ता बन गया। तो दोस्तों आप भी अब ध्यान से सुनिएगा ये बात, क्योंकि यही वो मोमेंट था जिसने इनकी पूरी कहानी बदल दी। क्योंकि कोविड हुआ उस समय आपका शायद जो मशरूम था वो खराब भी हुआ था। तो उस टाइम आपको नहीं लगा कि नहीं बस अब छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि अगर आप में जिद है, अगर आप जिद्दी इंसान हो तो आप कुछ भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट किया है और उसको पाना है, मेरा ये जिद हमेशा से रही है। मुझे कभी मेडल लेना था तो मैंने लिया, चाहे मैंने 4 बजे उठी, मैं 3 बजे उठी, जितना प्रैक्टिस करना था किया, शिद्दत से चाहा। जो चीज़ चाहिए मैंने शिद्दत से चाहिए और वो मिलती भी है। क्योंकि अक्सर लोग हालात के सामने हार मान जाते हैं, घुटने टेक लेते हैं, वही वाली बात है। पर मैंने अपने हालातों से कभी समझौता नहीं किया। और चाहे मैंने मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे 4-5 साल, शायद मेरे पास 1-2 ड्रेस ही थी, उनसे ही मैंने काम चलाया, सब कुछ किया। पर मेरे जो पैसा मेरे पास आता था वो मैंने बिजनेस में डाला, इन्वेस्ट किया, और उसका मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वो अच्छा फील होता था और मुझे जो अच्छा फील होता है वो मैं करती हूँ। तो कोविड के टाइम जो आपका मशरूम खराब हो गया, उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? उसका भी ऐसे ही था, हमने ख़राब नहीं होने दिया उसको ज़्यादातर। मतलब जैसे ड्राई प्रोसेस हमारे को पहले पता था, तो जैसे, पर उस टाइम पे मैंने एक नई वेराइटी और डेवलप की थी। पोर्ट बेलो करके एक मशरूम आती है, बटन मशरूम का ही एक वो होता है। तो वो मशरूम डेवलप कर ली थी मैंने उस टाइम पे, और काफ़ी अच्छी मतलब आ गई थी वो। तो कोविड के टाइम पे वो सेल नहीं हो पाई, और उसका फिर हमने अचार बनाया। वो भी हाँ, मेरे मदर का अचार बना दिया? मेरे मदर ने कहा कि वो वैसे भी बहुत अच्छा अचार बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपन इसका अचार बना के देखते हैं। तो उन्होंने जब अचार बनाया तो बहुत टेस्टी बना वो। तो उसको फिर हमने छोटे छोटे पैकेट्स में मतलब रखा, पहले तो भर के रखा था उसको, और लगभग 4-5 महीने के बाद जब लॉकडाउन का वो कम हुआ था, तब हमने धीरे धीरे उसको सेल करना स्टार्ट किया। तो यानी मशरूम से ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ थी? हाँ, मशरूम से शेल्फ लाइफ ठीक थी? अचार की शेल्फ लाइफ 1 साल आराम से रहती है। अच्छा, मशरूम के अचार की? मशरूम के अचार। तो लोगों ने पसंद किया? हाँ, लोगों ने पसंद किया। और उसके बाद तो मैंने नमकीन बनाई, पापड़ बनाए, बहुत सारी मशरूम से। अरे वाह, आपने कितना वैल्यू एडिट किया उसमें? बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन किया। और अब मैं मेडिसिन बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मुद्दा था मेडिसिन का, जो मैं सीख के आई थी कि महिलाओं को न्यूट्रिशन देना है, तो वो अब मैं उस पे आई हूँ। तो मशरूम के जो आपने वैल्यू एडिट किया, तो वही आपका टर्निंग पॉइंट बना? बिल्कुल, उसी से मुझे समझ में आया कि मार्केट जनरेट की जाती है, और मार्केट को आपको, अब जो कस्टमर को चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो बना लिया वो कस्टमर ले लेगा, वो नहीं लेगा। अब मैंने जो मशरूम बना लिया था वो बहुत ही पौष्टिक था, न्यूट्रिटिव था, सब कुछ था, मगर लोगों को पसंद नहीं आया।
बट लोग जो खाते हैं वही वही उसी टेस्ट आपको फॉर्म में देना देना पड़ा, पड़ेगा। हाँ, राइट। तब जाके लोगों ने मतलब उसको अप्रिशिएट किया कि ठीक है ये हम खा सकते हैं। तो लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल रहा होगा। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं पूरे स्टॉल पे कभी कभी तो ऐसा था कि पूरी धूप आ जाती थी और मैं पूरे स्टॉल पे लोगों को आवाज़ भी देती थी कि भाई आप देखो तो सही, लेना नहीं है आपको, एक बार देखना है। तो प्रोडक्ट को दिखाना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक इंसान अगर आता है तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो लेके जाता है वो, चाहे परचेज ना करे, बट वो बाद में सर्च करता है कि हाँ ऐसा कुछ था क्या। तो आपने फ्री सैम्पलिंग वगैरह कुछ किया? फ्री सैम्पलिंग, बहुत फ्री सैम्पलिंग की है, बहुत कंपनियों को मैंने दिया है, बहुत कंपनीज में भी मैंने बात की थी कि भाई हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है आप यूज़ कर सकते हैं, तो उनको फ्री सैम्पलिंग, कंपनियों वाले तो फ्री सैम्पलिंग ही लेते हैं। और बाकी मैंने फ्री सैम्पलिंग की थी कोविड के टाइम पे, जब लोगों को कमजोरी बहुत महसूस हो रही थी उस टाइम पे, जैसे जिसको कोविड हो गया वो थकान महसूस करने लग गया था। अच्छा। तो हमने छोटे छोटे से पाउडर के पाउच बना बना के सबको दिए थे। आपने मशरूम का पाउडर भी बना दिया? पाउडर बनाया तो उनको दिया, क्योंकि मैंने जब रिसर्च पेपर पढ़े तो मेरे को समझ में आया कि मशरूम तो काम का है, बट इसको खिलाया कैसे जाए लोगों Right. को। तो मेरा दिमाग उसमें चल रहा था कि लोगों को खिलाए कैसे, प्रोडक्शन उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे बनाएं? अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम मैंने प्रोडक्शन बंद कर दिया था। Okay. मैं उस टाइम तो प्रोडक्शन आपने नहीं कर रही रिसर्च थी, पे पूरा ध्यान दिया? पूरा मार्केट पे ध्यान दिया कि लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। मार्केट का मतलब मेरा ये था कि महिलाओं तक कैसे पहुंचाया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो फिर मुझे समझ में आया कि इस तरीके से पाउडर बना के हम लोगों को दे सकते हैं। और कोविड के टाइम फिर महिलाएं हमारे पास आने लगी कि मेरे को ये फ़ायदा हुआ, मेरे को ये फ़ायदा हुआ। तो फिर मुझे समझ में आया कि वास्तव में ये बहुत ही एक अच्छा और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, तो इसको हमें डेवलप करना चाहिए और हमें कहीं ना कहीं मेडिसिन में जाना चाहिए। तब मैंने आयुष का सर्टिफिकेट लिया। ओके अनु जी, एक थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट यूँ कहें या फिर एक सेंसिटिव मुद्दा आपसे जानना चाहूँगी। हाँ बताइए। जब कोई लड़की स्ट्रगल फेस में होती है तो अक्सर उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल। अभी बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हमारे सामने आए, वड़ा पाव गर्ल का एग्जांपल था, अरुणा ईरानी का एग्जांपल था। तो क्या कभी कोई ऐसा फेस आपको भी फेस करना पड़ा, क्योंकि आप जैसे कंपनीज में जाती थी, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताती थी, मार्केट में खड़े होकर, उस टाइम की बात है ये, क्योंकि अभी तो चलो ये बहुत आम हो गया है कि लड़कियां अपना प्रोडक्ट कर रही हैं, बेच रही हैं, लेकिन उस समय पे जब आपने शुरुआत की थी बहुत मुश्किल दौर था। तो क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा फेस आया कि आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो या किसी ने फोर्स किया हो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए? नहीं, ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ से आपका जो मतलब है, मतलब एक तो ये होता है कि लड़कियों को ये कहा जाता है कि जैसे कि आप हमारे साथ बैठो, खाना खाओ पियो, एक तो ये वाली स्टेज है। दूसरा है कि जैसे कि शेयर होल्डिंग में या ये, दोनों ही तरीके से देखिए, एक्सप्लॉयटेशन होना है दोनों ही तरीके से। मेरा मतलब क्वेश्चन आपसे यही है कि किसी भी एंगल से। पहली स्टेज में तो मैं बहुत ही लकी रही हूँ, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय वंश से पैदा हुई हूँ और मैंने जो कहानियाँ सुनी है बड़ी बड़ी रानियों की और ये, तो वो फेस तो मेरे सामने कभी आया भी नहीं और आएगा भी नहीं। क्योंकि मेरी जो मदर है उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि कोई अगर गलत बोलता है तो उसको उसी टाइम वहीं पर सही कर दिया जाए। बाद में आप वेट नहीं करें कि क्या जवाब देना है, मतलब कुछ हो जाए उसके बाद नहीं है करना है। हमारे को सिखाया यही गया, तो मैं उस फेज में कभी आई नहीं और किसी की हिम्मत भी हुई नहीं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में अगर अपन फाइनेंस की बात करें तो बहुत बार ऐसी कंपनियां आई थी जिन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब इतना % शेयर होल्डिंग हमारे को दे दो या ये कर दो। तो उस टाइम पे मैंने एग्री नहीं किया कि मुझे नहीं करना है। तो वो थोड़ा स्ट्रगल और मेरा जो टर्नओवर था उसका भी इफ़ेक्ट पड़ा उस पर, क्योंकि मैंने वो चीज़ मानी नहीं। और अगर शायद मैं मान जाती तो ये कंपनी मेरे पास रहती भी नहीं अब तक, क्योंकि किसी और की हो चुकी होती है। हाँ, तो आप प्रेशर में काम कर रही होती, जॉब वाला फील आता। तो वो मैंने कभी किया नहीं अब तक। बट अभी मेरे एक इन्वेस्टर मिले हैं मेरे को जो US से हैं, और उनके साथ मैंने अभी मतलब उन्होंने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो ये जी, तो ये एक अच्छा फेज़ है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को बाहर लेके जाना है, और उनका एग्रीकल्चर में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। तो फिर हमने अभी इन्वेस्टर तो उन तक आपने अप्रोच कैसे किया? उन तक अप्रोच के लिए ऐसा है कि मैं बहुत सारी जगह पे जाती हूँ जहाँ पर स्टॉल लगाते हैं, तो बहुत सारी ऐसे कनेक्शन बने, इवेंट्स में जाती हूँ मैं, तो कनेक्शन बने हैं। और उस कनेक्शन के थ्रू जो सर थे US में थे उस टाइम पे, पर वो 2 दिन के लिए इंडिया आए हुए थे, तो उन्होंने कुछ यहाँ पर सर्च कर रहे थे कि मशरूम कौन कर रहा है। तो तभी उनको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिला और उन्होंने कांटेक्ट किया, और जिनके थ्रू रेफरेंस था
उन्होंने भी मेरे को बताया, तो हम दोनों ने जब बात की तो विद इन 1 डे में ही उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम साथ में मिलके काम करेंगे। तो काफ़ी टाइम लग गया मेरे को इन्वेस्टर लाने के अंदर। हाँ, बट ठीक है, अभी अच्छे इन्वेस्टर मिले हैं और ये कंपनी अच्छी ग्रोथ करेगी, लोगों के लिए अच्छा काम करेगी, तो ये बेटर रहेगा। क्योंकि अभी आपका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है और जैसे आपने बताया कि अब आपको इन्वेस्टर भी मिल चुका है। हाँ। तो अब आपका आगे का प्लान क्या अपने बिजनेस को लेके? देखिए, शुरू से मेरा, अभी जैसे आज के 2 साल पहले का भी आप मेरा किसी के साथ सुनेंगे तो मैंने यही बोला था कि मेरे गांव को डेवलप करना ही मेरा बड़ा प्लान है। कि गांव में जो महिलाएं हैं वो अच्छा काम करें मशरूम पे। और इवन राजस्थान के अंदर बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो मशरूम पे काम करें। दूसरा अभी हमारा ये किया है हमने कि जयपुर के अंदर एक लैब सेटअप की है जिसमें मशरूम को जीरो से, मतलब मशरूम को ग्रोथ स्टेज से कि सीड कैसे बनाने हैं, बीज कैसे बनाना है मशरूम का, और एंड स्तर पर कि प्रोडक्ट डेवलप कैसे करना, उस सब की ट्रेनिंग हम जयपुर में देने वाले हैं अभी। तो लगभग मई 1 के अंदर हमारी लॉन्चिंग होगी उसकी, तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, आपका बिजनेस लगातार इसी तरीके से नई ऊंचाइयां छुए। हमें भी बड़ी खुशी हो रही है ये जानकर कि एक छोटे से कमरे से आपने शुरू किया और आज आप यूएस से इन्वेस्टर लेके आई हैं। तो ये बिल्कुल सभी किसानों के लिए, किसान महिलाओं के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि आप उसी फैमिली से आती हैं और बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। बिल्कुल, ये मेरे लिए भी प्राउड की बात है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल यूएस में दिए हैं, सुनील शर्मा नाम है उनका, तो वो अभी हमारे बिजनेस में आए हैं, तो बिल्कुल ग्रोथ अच्छी होगी। और वो भी एग्रीकल्चर से बहुत ही जुड़े हुए हैं, तो उनको भी लगता है कि लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। और क्वालिटी पे मैं शुरू से फोकस करती हूँ, तो अभी क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए ही हमने लैब इंस्टॉल की है, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें भी क्वालिटी इन्वेस्टमेंट हो। और अभी हमने निफ्टम, यहाँ पर निफ्टम कुंडली जो यूनिवर्सिटी है वो रिसर्च में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो वहाँ से विटामिन डी और B12 का भी हमने टेक्नोलॉजी लिया है, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे उसमें विटामिन D2 और B12 आपको मिलेगा। क्योंकि जिसकी बहुत ज़्यादा कमी जो है वो यहाँ देखने को मिलती है, और स्पेशली वुमेन्स के अंदर हम देखते हैं कि अक्सर मेरे को लगता है कि हर दूसरी तीसरी महिला में ये कमी पाई जाती है। बिल्कुल। और अगर वो मशरूम को खाएंगे, आपके वाले मशरूम को, तो डेफिनेटली उनकी ये कमी दूर हो सकती है। और वो एक शुगर पेशेंट होते हैं, उनको भी जो कमजोरी फील होती है वो भी ठीक होगा। इवन अगर आप मशरूम डेली खाएंगे, 5 ग्राम पाउडर अगर आप यूज़ लेते हैं डेली, तो आपको ये जो बीमारियां हैं जैसे शुगर हो गया, BP फ्लक्चुएशन हो गया, ये सारी बीमारियां आपकी कंट्रोल, थायराइड, इवन थायराइड भी, ये सब हार्मोनल इनबैलेंस है। जितनी भी मैं आपको बीमारियां बता रही हूँ ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। महिलाओं में तो बहुत जल्दी ये होता है, तो ये सब कंट्रोल होने लग जाएगा। और इवन आपकी जो एज है वो भी कम दिखेगी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो इससे तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकती हैं। इसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूँगी आपको। चाइना और जापान के अंदर जैसे हम लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं, ये लोग काढ़ा या कहवा ऐसे करके पीते हैं, उसमें मशरूम होती है। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी जो कर रहे हैं वो चाइना कर रहा है मशरूम में। तो उनका अगर आप उनसे आप मिलेंगे तो आप एज का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर हम एज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 30 का है, 40 का है या 60 का है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ पर कोई बूढ़ी लेडी है या कोई बूढ़े जेंट्स हैं जो, तो वो आपके वाले मशरूम का अगर बिल्कुल अगर आप प्रोडक्ट यूज करें तो वो जवान हो जाएंगे। ये नहीं कह सकते जवान हो जाएंगे, बट ये कह सकते हैं कि उनकी बूढ़े नहीं होंगे, जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। उनकी उम्र से लगभग 10 साल कम ही दिखेंगे, वो स्किन ग्लो करेगी। तो जब आपको ये सक्सेस जब आपकी शुरू हुई, तो इसके सक्सेस के शुरू होने से लेकर अब तक आपको बीच में चैलेंजेस भी बहुत फेस हुए होंगे। बहुत मुश्किल सफ़र रहा ये आपका, क्योंकि आपने जब से शुरुआत किया और अब इस मुकाम तक आप पहुंच चुके हैं कि आपके पास इन्वेस्टर है। देखिए, इन्वेस्टमेंट लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और आप सिंगल हैंडेड आप काम करिए। इस बिजनेस में आपके साथ आपके हस्बैंड भी हैं या आप इंडिविजुअली कर रही हैं ये सब? नहीं, वैसे इंडिविजुअली कर रही हूँ, बट उन्होंने सपोर्ट किया है हर चीज़ में। वो सपोर्ट करते हैं कि ठीक है ये कर लो वो कर लो। उनका ऐसा रहता है कि हाँ हर जगह वो साथ है। लेकिन हाँ, सपोर्ट है उनका, क्योंकि हर कहते हैं ना कि हर एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हर औरत मेरी की सफलता के पीछे एक आदमी का हाथ है। राइट, बिल्कुल सही। तो जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे कि मार्केट में खड़ी है, ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करती थी?
देखिए उसके लिए बहुत मजबूत होना पड़ता है आपको और यही इसका आंसर है, क्योंकि अगर आप मजबूत नहीं हैं तो उसी दिन आप सारा पैकअप करके घर चले जाएंगे। क्योंकि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर बहुत सारे लोगों ने मेरे घर पे भी फ़ोन किए, मेरे ससुराल में भी बोला कि भाई आपकी बहू ऐसे खड़ी रहती है, ऐसे कपड़े पहनती है, ये वो। क्योंकि आपको पता ही होगा कि राजस्थान में बिल्कुल जो कल्चर हमारा वो राजपूती ड्रेस पहनते हैं, और मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे कल्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप कल्चर को फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ लड़कियों को बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, चाहे बिजनेस ना करे, मतलब खुद का इनकम जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से फिर मैं अपना, अब जिस जगह अपन निकल चुके हैं तो फिर वापस आने का तो सवाल ही नहीं है। तो उसके साथ मैं चलती रही, और अब ठीक है, अब इन्वेस्टर भी मिल चुके हैं, और अब हमारी जो कंपनी है उसका जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और लगभग 21 प्रोडक्ट मेरे खुद के जो मैंने बनाए हैं वो खुद के प्रोडक्ट हैं, जिसको प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोल सकते हैं हम। और आयुष से हम सर्टिफाइड हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी भी हमने ले लिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने कैसे गैदर की कि मुझे यहाँ जाना है, अब मुझे ये करना है, तो इसके लिए भी आपने गहन रिसर्च की होगी? नहीं मैम, इसके लिए ऐसा होता है कि जब आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जब रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। चलना शुरू कर दिया जब मैंने स्टार्ट किया कि मुझे मेडिसिन बनानी है तो मैंने प्रोटीन के ऊपर पहले काम किया। तो प्रोटीन से लोगों को एनर्जी बूस्ट हुई, सब कुछ हुआ। फिर मशरूम के अंदर ऑलरेडी विटामिन B12 और विटामिन D2 होता है, कैल्शियम होता है, सब कुछ होता है, फोलिक एसिड होता है इसके अंदर, तो उससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। बट फिर मैंने देखा कि अगर विटामिन D2 की बहुत ज़्यादा कमी है तो डेली डोज को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो फिर मैंने उस पे काम किया। तो वो अपने आप मुझे रास्ता मिला कि यहाँ से आप टेक्नोलॉजी ले सकते हो। क्योंकि बिजनेस के अंदर अभी मैं पहले अकेली थी, मतलब मुझे खुद को ही सब कुछ करना था। प्रोडक्शन भी मुझे करना है, मार्केटिंग भी मुझे करनी है, पैकेजिंग भी मुझे करनी है, ब्रांडिंग भी मुझे करनी है, सब कुछ मेरे को करना था। तो उस टाइम पे फिर मुझे यही लगा कि मुझे कुछ अच्छे रिसर्चर लेने चाहिए अपनी टीम में, और उनसे अपने को ये काम करवाना है। तो अभी हम देख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर को हम लेंगे, क्योंकि सारा काम एक इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल। और टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। राइट। आपने 1000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है जी। तो ये इनिशिएटिव कैसे शुरू हुआ कि मुझे लोगों को भी ट्रेनिंग देनी है? देखिए खुद तो करना ही करना है। आपने कहा कि आप महिलाओं को आगे लाना चाहती थी, कि आपने महिलाओं की दशा देखी, उसके बाद आपके मन में आया कि ठीक है महिलाओं को आगे लाना है। लेकिन अभी आप सिर्फ महिलाओं को तो ट्रेनिंग नहीं दे रही होंगी, सबको दे रही होंगी। अभी सबको ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो ये इनिशिएटिव कब से शुरू किया आपने? देखिए जब एक कॉलेज में मैं पढ़ाती थी और उसी टाइम मेरे को जब बिजनेस आइडिया आया तो मैं वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की एक क्लास लेती थी स्टूडेंट की, क्योंकि मैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से MBA हूँ। तो वहाँ मुझे ये सब्जेक्ट मिला। तब मेरे को फील आया कि गुजरात जैसी अपने, अगर अपन आउट ऑफ इंडिया की बात ना करें और सिर्फ हमारे इंडिया में ही अगर बात फोकस करें तो आप देखेंगे कि गुजरात के बच्चे बहुत ज़्यादा बिजनेस करते हैं। राइट। और जॉब का उनका बहुत ही कम फोकस होता है। ब्लड में बिजनेस है, ब्लड में बिजनेस है। तो वो ब्लड में बिजनेस कैसे हुआ उसकी थ्योरी अगर मैं समझाऊँ आपको, तो वो ये था कि वहाँ पर इंफ्रा डेवलप हुआ। और जब 2014-13 के अंदर मोदी जी वहाँ थे, जब मैं भी वहीं स्टडी कर रही थी, तो मैंने देखा कि उन्होंने गिफ्ट सिटी बनाया। उनका फोकस था कि बहुत गुजरात को डेवलप किया गया, तभी जाके वहाँ के लोग रोड अच्छे हो गए, तभी बिजनेस कर पाए। कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी कंपनियां थी, इन्वेस्टर्स वहाँ गए। तभी राजस्थान के अंदर ये कमी थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अगर बच्चों के अंदर होगी तो बच्चे इस चीज़ को ग्रोथ करके राजस्थान को भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे मेरी एक बीच में जॉब लगी थी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी, तो उस कंपनी का काम था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे गुजरात के अंदर। तो उसका मुझे समझ में आया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीज़ें अगर राजस्थान में आने लगी तो यहाँ के जो फार्मर्स है वो डेवलप होंगे। तो उसके लिए बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मर्स को आप जो अपने से बड़े होते हैं उनको आप ज्ञान नहीं दे सकते राजस्थान के अंदर, क्योंकि उनको लगेगा कि ये मुझसे ज़्यादा कल की लड़की मुझे जो सिखा रही है। पर आप बच्चों को सिखा सकते हो और वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे बिलीव भी करते हैं। आज की जो जनरेशन है बहुत स्मार्ट है, हमसे अपडेट है, तो उनको सिखाने के लिए मैंने ट्राई किया था। और उसी से मुझे फील हुआ कि मुझे फार्मर्स को भी सिखाना चाहिए, जो आ जाए उसको सिखाओ।
तो अभी फार्मर्स आ रहे हैं आपके पास सीखने? हाँ, अभी फार्मर्स भी आ रहे हैं, स्टूडेंट भी आ रहे हैं, बहुत सारी कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है, या फिर जो अपना इंडस्ट्रियल करना चाहते हैं। इनका एक प्रोग्राम होता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का, बीएससी एग्रीकल्चर वालों का, तो वो स्टूडेंट भी हमारे पास आते हैं। तो ये आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र किया, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो कोई बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर तो सक्सेस हुई नहीं। हाँ, उसका भी एक कारण है राजस्थान के अंदर कि हमारे राजस्थान में बहुत बड़े बड़े खेत हैं और जो गांव हैं वो भी बड़े हैं, और गुजरात के अंदर देखा जाए तो ढाणी होती है और वो 4-5 गांव को एक साथ अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अभी ये कल्चर यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ, बट कुछ जगह पे है, जैसे कोटा क्षेत्र में हो रहा है इधर राजस्थान के अंदर। तो अभी मैं ये चाह रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो जितने इन्वेस्टर आ रहे हैं, अभी जैसे राइजिंग राजस्थान हो रहा है, गवर्नमेंट सोच भी रही है इस बारे में, तो ये राजस्थान का एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर स्टार्ट होती है तो। ओके, तो मतलब फार्मर्स आपको लगता है कि रेडी हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए? देखिए, फार्मर अब बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, उनको पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए। लेकिन बिजनेस तो चाहिए, लेकिन सामने जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है उनको भी एश्योरेंस चाहिए। हाँ, देखिए प्राइस में बहुत वोलेटिलिटी रहती है, स्पेशली एग्री कमोडिटीज में अभी हम देख ही रहे हैं। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइस उनको अच्छी मिल जाती है और एक फिक्स प्राइस मिल जाती है, बल्कि अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटी में आए तो प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा होता है कि फिक्स प्राइस सेटअप हो जाती है, और अगर प्राइस बढ़ती है गवर्नमेंट की तो वो कुछ परसेंटेज बढ़ा के देते हैं। अभी इनका लीगली मतलब गवर्नमेंट के साथ एमओयू होता है पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो बीच में पहले बहुत सारा ऐसा इश्यूज देखने को मिला था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कि जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, अभी गवर्नमेंट ने काफी हद तक उन पे प्राइवेट कंपनियों में सॉर्ट आउट किया है, तो अभी प्रॉब्लम ये नहीं आ रही है। अभी प्रॉब्लम ये है कि फार्मर अपना प्रोडक्ट को लेके जो मंडियों तक जाता है तो उसका ट्रांसपोर्ट ही इतना हो जाता है कि वो जा नहीं पाता है। और हमारे जो राजस्थान में मंडियां हैं वो काफी 60 किलोमीटर तक दूर है, मतलब एक गांव से लेकर आप अंदाजा लगाएं कहीं 60, 50, 40 किलोमीटर भी है। तो किसी के पास मान लीजिए 3 बोरी अगर मूंग की हुई है तो मूंग की उसको लेके जाएगा तो ट्रांसपोर्ट ही इतना हो जाएगा। तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जाए तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। ओके। हर एंटरप्रेन्योर का एक सपना होता है। आप अपने आप को 5 साल में आप अपने को और अपने बिजनेस को कहाँ देखती हैं कि 5 साल में मेरा ये विज़न है और मैं यहाँ पे खड़ी मिलूंगी आपको? देखिए, मैं 5 साल के बाद तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में एक बढ़िया सी झोंपड़ी हो मेरे लिए और बहुत ही सात्विक जीवन हो। मेरा अलग सपना है मुझे लेकर, क्योंकि मुझे अपनी जो लाइफ है वो बहुत ही शांति देखनी है अभी, क्योंकि जो स्ट्रगल हुआ है वो काफ़ी स्ट्रगल हुआ है, हाँ देख लिया मैंने, और पूरी दुनिया को भी समझ चुकी हूँ मैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि 5 साल के अंदर जो महिलाएं हैं उनको मैं इतना डेवलप कर दूँ, सशक्त कर दूँ कि वो अपना खुद का काम करें। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पैसों के पीछे भी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अपनी जो ज़िंदगी है वो एक ही बार मिलती है, इसको भी एंजॉय करना चाहिए। और अगर हम पैसों के पीछे भागते रहेंगे तो फिर हम ना परिवार को संभाल पाएंगे, ना समाज को संभाल पाएंगे। तो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए इतनी इनकम ज़रूरी होनी चाहिए कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो मेरे ज़्यादा बड़े सपने नहीं हैं, बट इतना है कि मेरी जो कंपनी है वो कम से कम मल्टीनेशनल कंपनी बने, जिसमें कि तो बनने जा रही है क्योंकि आपके पास यूएस का इन्वेस्टर है, तो डेफिनेटली मल्टीनेशनल होगी और होप फॉर द बेस्ट। इंडिया में आप मशरूम फार्मिंग का फ्यूचर आपको कितना ब्राइट दिखाई देता है? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं अंदर की फीलिंग आ रही है कि अभी आने वाले जो ईयर है वो मशरूम ईयर होने वाला है। ओके, ग्रेट। जैसे मिल्ट के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। हाँ, और मैं तो ये कहती हूँ कि हर घर में मशरूम जाएगा, क्योंकि सबको बीमारियां हैं, हर घर में बीमारियां पहुंच चुकी है। अगर हर घर में मशरूम जाएगा तो बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी जो मेडिसिनल कंपनियां हैं उनको ये अच्छा नहीं लगे और वो कुछ ना कुछ रोक लगाने की तैयारी करे, बट मेरे हिसाब से सबको मशरूम खानी चाहिए, क्योंकि मशरूम पे कोई रोक नहीं लगा सकता। वो तो फ्रूट है ही सही, उसको अपन खा सकते हैं, वेजिटेबल में आता है। तो अगर आप रोज़ डेली मशरूम खाते हैं तो आपको कैंसर नहीं होगा, क्योंकि सेलेनियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, आपकी एज कम लगेगी। कैल्शियम होता है उसकी हड्डी का, बिल्कुल हड्डी का दर्द आपका विदिन 7 डेज में, अगर आपको हड्डी का दर्द खत्म करना है तो आप मशरूम खाइए 7 डेज में। लगातार मशरूम खाएं 7 डेज? 7 डेज। कैसे खाएं उसको?
आप पाउडर फॉर्म में लें उसको और यूज़ करें vegetable पानी form में में। भी खा वेजिटेबल फॉर्म में हम जो क्वांटिटी होनी चाहिए हमारी वो कम मिलती है। ओके मतलब हमें जो मशरूम खानी होती है लगभग 5 ग्राम ड्राई खानी है। ओके तो उसका अगर आप परसेंटेज देखें तो 100 ग्राम से लगभग 10 ग्राम ही मशरूम बचती है अगर ड्राई करने के बाद। ओके तो अगर अपन 100 ग्राम मशरूम मतलब हमें डेली खानी चाहिए 7 तो दिन तक। 7 दिन तक। तो 100 ग्राम मशरूम वैसे अपन फ्रूट में तो खा नहीं सकते, राइट। तो उसका पाउडर बना के आप खा सकते हैं। तो क्या मशरूम को ऐसे एयर फ्राई करके भी यूज कर सकते हैं? हाँ, मशरूम को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं आप, फ्राई करके तो खा भी सकते वो हैं। न्यूट्रिशन वो मिलेगा। सलाद में भी आप थोड़ा सा क्योंकि देखिए अगर बच्चों को खिलाना है आप मैगी में डाल सकते हैं पाउडर। हाँ, अगर वो अच्छा, हाँ, मैगी पाउडर खा रहे हैं मैगी तो में डाल मैगी सकते में हैं, डाल राइट। सकते हैं, आप सब्जी में डाल सकते हैं, आप रोटी में डाल सकते हैं। तो ये पाउडर कैसे बनता है इसका? इसका पाउडर के लिए कोई भी मशीन आप जैसे घर पे बनाना है तो आप मिक्सर यूज़ ले सकते हैं। मिक्सर में आपने ड्राई किया, सनलाइट अगर आप देंगे पाउडर को तो विटामिन डी इंक्लूड हो जाएगी। तो मशरूम को सीधा ही डायरेक्ट मिक्सी में कर देना है हाँ। या उसको पहले सुखाना है? नहीं, पहले मशरूम को आपको सनलाइट के अंदर सुखाना है, सुखाना है, ताकि विटामिन डी एब्जॉर्ब हो जाए। Absorb मशरूम हो के जाए, अंदर विटामिन डी मतलब विटामिन डी नहीं होती है, बट अपन जैसे उसको सनलाइट देते हैं, एक्सपोजर देते हैं तो उसमें विटामिन डी आती है। तो विटामिन डी इंक्लूड हो जाएगी, इसके लिए आपको बेनिफिट हो जाएगा। फिर ड्राई करने के बाद आप पाउडर बनाएं, पाउडर बनाने के बाद आप यूज़ ले उसको सकते हर हैं। वेजिटेबल में कहीं भी यूज़ करें उसको। ग्रेट। तो अभी आपने मशरूम के बारे में जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो अब एक छोटा सा सेशन हम किसान भाइयों के लिए कर लेते हैं कि जो लोग मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो ज़ीरो से लेके, जैसे कि आपने लैब तो बनाई है वहाँ पर, तो आप बताएंगे लेकिन उसमें अभी 15 दिन का समय है तो उससे पहले हम आपसे ही जान लेते हैं कि आपने जब मशरूम की खेती शुरू की तो पहला क्वेश्चन तो आप यही बताइए मुझे कि आपकी पहली कमाई कितनी थी? देखिए, इनिशियल जो कमाई तो कुछ नहीं थी, मेरा इन्वेस्टमेंट था 5,000 जो मैंने इन्वेस्ट किया। तो आपको वो हो गया। उसके बाद फर्स्ट इनकम जब आई आपकी, क्योंकि उसके बाद आपको 15 लाख का लोन भी मिला। ओके, 15 लाख के लोन के बाद जो 2020 के अंदर जो मैंने कंपनी रजिस्टर की थी, और 15 लाख के बाद मेरा जो मंथली इनकम स्टार्ट हो चुकी थी मेरी 10 से 15,000। क्योंकि उसमें ऐसा था कि जो पैसा मिला था गवर्नमेंट से वो सारी मैंने मशीनरी खरीद ली थी। तो मेरे पास ये पैसा नहीं, स्टाफ रखने का पैसा नहीं था, तो उस वजह से मेरे को रात शाम को काम करना पड़ता था, रात को। अच्छा, क्योंकि खुद ही कर, हाँ, मशीन ले ली थी लेकिन मैंने स्टाफ नहीं मतलब रख पाई। 2023 के अंदर 2023 के अंदर मैंने जॉब छोड़ी थी। बाकी मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, पार्ट टाइम अपना काम करती थी, क्योंकि धीरे धीरे डेवलप हुआ मेरा जो आपने बिजनेस फिर जयपुर से स्टार्ट कर दिया वहीं जॉब करनी? हाँ, मैं वहीं फिर मैंने जयपुर में एक रूम, एक हाउस ले लिया था। 5,000 रुपए में आपने गांव में किया, उसके बाद जो लौट लिया आपने वो जयपुर से स्टार्ट किया। हाँ। तो जयपुर में आपने फिर कहाँ से शुरू किया? जयपुर में मैंने एक 2-3 रूम थे वहाँ पर, 3 रूम से स्टार्ट किया था, रेंट पे लिया था। एक मेरा हाउस था, एक अलग से वो लिया था। जब वो 15 लाख आ गए थे उसके बाद लिया आपने? उसके बाद लिया, क्योंकि मुझे मशीन खरीदनी थी और मशीन मेरे सामने रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो मेरा गांव था वो 200 किलोमीटर था, तो मैं डेली अप डाउन करना पॉसिबल नहीं था, और इतना तो पेट्रोल ही नहीं था मेरे पास जाने का। तो वहीं मैंने स्टार्ट किया। तो लगभग 10 से 20,000 रुपए की जब मैं इनकम स्टार्ट हुई मेरे को, तो फिर और कॉन्फिडेंस आया। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमने वो पैसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगाया। अच्छा, उसको आपने अपने लिए यूज नहीं किया जी। क्योंकि वो जब जॉब चल रही थी तो वहाँ से जो इनकम आ रही थी वो मेरे घर के लिए यूज हो रही थी, और जो बिजनेस खुद सर्वाइव करने लग गया था, मतलब वहीं का पैसा मैं वहीं लगा रही थी। कितने सालों बाद आपका बिजनेस सर्वाइव करने लगा? लगभग मैम 3 साल मेरे को लग गए थे। 2 साल मेरे को ब्रेक ही बनाने पे 3 साल आराम से लग गए थे, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जॉब क्वाइट करके फिर मैं कर पाती, इसको पूरा ध्यान देती। बट उस टाइम आपने जैसा पहला सवाल पूछा था कि इन्वेस्टर्स जो चाहते थे वो यही चाहते थे कि 80-70 मतलब 70-30 का रेशो, या मतलब 70 वो रखेंगे 30 मुझे देंगे, तो वो मुझे मंजूर नहीं था, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी डुबोनी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे खुद को काम करना है तो करना पड़ेगा, पहले उसको एक मुकाम तक ले जाया जाए, उसके बाद शेयरिंग की बात की जाए ताकि बार्गेनिंग हो पाए। राइट। तो मशरूम की खेती में सबसे बड़ा रिस्क आपको क्या लगता है? देखिए, मशरूम की खेती में सबसे बड़ा रिस्क मुझे मार्केट ही लगता है, क्योंकि आपको पहले मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर ड्राई भी कर देंगे बटन मशरूम को, तो आप ड्राई भी नहीं कर पाएंगे। अगर जो दूसरी मशरूम है जैसे ऑयस्टर है, सिताके हैं, और भी गैनोडर्मा है, कोडिसेप्स है, इनको अगर आप ड्राई भी कर देंगे तो लगभग आपका 7 महीने 6 महीने ये ड्राई रहेगी। बट फिर भी आपको मार्केट चाहिए 6 महीने के अंदर।
और अगर इनिशियल किसान जब करता है तो 6 महीने किसी चीज़ को रोक नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। तो पहले मार्केट आप सर्च करें और उसके बाद आपको प्रोडक्शन पे जाना चाहिए। और प्रोडक्शन के लिए भी आप अच्छी जगह से आप प्रैक्टिकली नॉलेज लें। ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब देखा, वीडियो देख लिया और पॉडकास्ट देख लिया और कर लिया। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आपने वैरायटीज़ की बात की, तो ये कितने तरह के मशरूम जो है वो हमारे इंडिया में उगाए जाते हैं? देखिए, इंडिया में अगर हम साइंटिफिक देखें तो 50,000 ऐसी वेराइटियां हैं जो खाने लायक हैं। पर अभी हम इंडिया में लगभग 10 से 12 तरह की वेराइटी हम कर रहे हैं। जैसे कि कोडिसेप्स हो गई, गेनोडर्मा हो गई, बटन मशरूम हो गई, ऑयस्टर की 6-7 वेराइटी है, किंग ऑयस्टर है। तो इन सब चीज़ों को लेके अभी लोग जानने भी लग गए हैं इन मशरूम को। बाकी बटन मशरूम का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शुरू से लोगों ने बटन मशरूम ही देखा है अभी। लेकिन ऑयस्टर की डिमांड, हाँ, अभी ऑयस्टर की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि बटन में जो प्रोटीन होता है वो लगभग आपका जो रहता है वो 12% के लगभग रहता है, और ऑयस्टर में 35 रहता है। और बाकी जो ऑयस्टर जो 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम, तो अगर आप ऑयस्टर का जो प्रोटीन यूज़ करते हैं तो वो 90% डाइजेस्टेबल होता है। ये तो ये जो लोग जिम करते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। हाँ, ये तो जिम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपकी किडनी, लीवर, ये सब कुछ डैमेज नहीं होने वाले हैं। प्रोटीन के लिए तरह तरह की चीज़ें लेते हैं, तो इट्स बेटर कि इससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, हमारे फार्मर्स को भी एक इनकम जनरेट होगी। अगर जिम वाले ये खरीदने लग जाए मशरूम, तो फार्मर्स की इनकम जनरेट हो सकती है इसमें बहुत ज़्यादा। इसको उस तरीके से मार्केट करने की जरूरत है। हाँ, तो अभी हमारा एक प्रोडक्ट जा रहा है प्रोटीन का, शरूम पाउडर के नाम से, तो जिम में लोग ले रहे हैं उसको, तो आपने यूज़ कर वहाँ पे भी आपने स्टार्ट कर दिया। अभी हम सब जगह लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट्स को। तो ये मशरूम का जो, अगर मान लीजिए किसी ने मशरूम की खेती शुरू करनी है, तो उसके लिए टेम्परेचर क्या रखना चाहिए? क्या टेम्परेचर होता है? मतलब स्टार्टिंग से बताइए, ज़ीरो से, कि कैसे शुरू करें। फॉर एग्जांपल मैं एक लेमैन हूँ या मैं एक फार्मर हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक साइड इनकम हो, तो मैं कैसे इसकी शुरुआत करूँ? देखिए, इनिशियल आपको ऑयस्टर मशरूम करनी चाहिए, क्योंकि बटन में इन्वेस्टमेंट लगता है काफ़ी, और लगभग 1 टन कंपोस्ट बनाना पड़ता है उसमें। तो आपको ट्रेनिंग भी लगेगी 6-7 दिन की, और उसके बाद आपको जगह भी चाहिए। बट ऑयस्टर में ऐसा है कि आप एक 10 बाई 10 के रूम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 10 बाई 10 के रूम के अंदर आप स्टार्ट करें तो पहले उसकी क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाओं को तो क्लीनिंग आती है, बहुत अच्छे से कर सकती है। और फिर उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, एक ऑर्गेनिक तरीके से आप मशरूम ग्रो कर सकते हैं, और एक केमिकल मेथड से कर सकते हैं। तो इनिशियल जब सीखना है तो आप केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं और ऑर्गेनिक से भी कर सकते हैं। बट ऑर्गेनिक में ये थोड़े चैलेंजेस रहते हैं कि प्रोडक्शन थोड़ा डाउन जाता है, कम आएगा। तो और केमिकल में थोड़ा सा प्रोडक्शन हाई जाता है। बट मशरूम के अंदर ऐसा है कि डायरेक्ट केमिकल कोई भी छिड़काव नहीं करना होता है। केवल कंपोस्ट जो बनाते हैं उसमें केमिकल यूज़ होता है। और वो भी फॉर्मेलिन होती है, तो फॉर्मेलिन उड़ जाती है, और बावस्टीन जो होती है वो थोड़ा मात्रा 1% उसमें यूज़ होता है। तो केमिकल का कोई ज़्यादा इसमें रोल नहीं है। और अगर हम उसकी टेस्ट करवाते हैं मशरूम प्रोडक्शन होने के बाद, तो उसमें भी कोई केमिकल नहीं मिलता है, टेस्टिंग में नहीं आता है, क्योंकि इसमें होता ही नहीं, बिल्कुल माइक्रो होता है। तो जो ये कंपोस्ट बनाते हैं, इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करते हो कंपोस्ट में? देखिए, अलग अलग मशरूम के कंपोस्ट बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं। तो अभी हम ऑयस्टर की बात कर रहे हैं, ऑयस्टर की बात करें तो इसमें गेहूं का भूसा आपको लेना होता है। तो 10 किलो गेहूं के भूसे में आप 1 किलो बीज डालना होता है हमारे को। और उसको लगभग 48 घंटे तक गेहूं के भूसे को पानी में डिप करके फॉर्मेलिन और बावस्टीन डालनी होती है, और उसके बाद हम उसको यूज़ ले सकते हैं। तो मशरूम ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है? ये लगभग 55 दिन के अंदर, ऑयस्टर मशरूम की बात करें तो ऑयस्टर 55 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, 55 डेज में। मतलब डायरेक्ट ही हार्वेस्ट भी हो जाएगा आपका कंप्लीट। अच्छा, तो इसमें कितना टाइम देना पड़ता है? अगर हम 10 बाई 10 की बात करें तो लगभग आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम का, और आधा घंटा दिन में, बस इतना ही टाइम देना पड़ता है। अच्छा। बाकी अगर अपन 6-7 रूम अगर तैयार करते हैं तो पूरा दिन हो जाता है। बट इनिशियल स्टेज पे आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको टाइम देने की, क्योंकि पानी का छिड़काव करना है। और 1 दिन आपको लगेगा जिसमें आप पूरा रूम डेवलप करेंगे, मतलब कंपोस्ट बनाएंगे, लगाएंगे पॉलीथीन बैग। 1 या 2 दिन मान लीजिए। अगर आपके पास लेबर है 2-3 दिन, तो 2-3 लेबर है तो 1 दिन का काम है। और अगर अकेले काम कर रहे हैं आप तो लगभग 3 दिन का काम है, जिसमें आपने हैंगिंग मेथड से उसको पॉलीथीन को लगा दिया, वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये एक पॉलीथीन में कितना आप कंपोस्ट डालते हो और इससे कितना प्रोडक्शन आ जाता है?
देखिए 10 किलो में अगर मैं बात करूं तो 10 किलो 1 किलो भी उसमें सीड डाला आपने? हाँ, 10 किलो में 1 किलो सीड डाला तो लगभग अपने 1 किलो सीड में 1 पॉलीथीन से 2.5 किलो के लगभग मशरूम निकल जाती है, मतलब उसमें 7 क्योंकि मैं पॉलीथीन आरओआई बनती है। समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जो भी लोग देख रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करनी है या किसी का इंटरेस्ट डेवलप होता है इस फील्ड में, तो इसका आरओआई कैसे निकालेंगे हम? आरओआई यही है कितना कि खर्चा और कितना इनकम? हाँ, जैसे आप एक रूम के अंदर 10 बाई 10 का रूम के अंदर आपको लगभग 10,000 का खर्चा हो जाएगा। ओके। हाँ, कंप्लीट मतलब पॉलीथीन बैग वगैरह में। ओके। और जो आपका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे उसका अलग खर्चा है। स्ट्रक्चर में जैसे हैंगिंग रस्सियाँ आप लेके आए और रूम आपने डेवलप किया, झोंपड़ी डेवलप की। कोई वो स्टैंड से करता है स्टैंड, तो कोई हाँ। किसी तरीके से इसको मुझे लगता है ओयस्टर को स्टैंड से नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टैंड Okay. महंगा एक पड़ता है, और लो Okay. कॉस्ट टेक्नोलॉजी पे जाएं तो हैंगिंग मेथड बहुत बेस्ट है, जिसमें 1,000-2,000 की वो आएगी, रस्सियाँ आएगी, और रस्सी को लटका के आप जैसे पुराने ज़माने में रोटी को रखते थे लोग गांव के अंदर, वैसे ही उसको हैंगिंग मेथड से वो कर देते हैं। Okay. तो लगभग आपका उस प्रोडक्शन का 20 से 25,000 आपको इनकम जनरेट हो जाएगी। कितने रुपए लगा के? 10,000 रुपए लगा 10,000 के? रुपए ये 10,000 रुपए में हैंगिंग वैंगिंग का सारा सामान आ गया? हाँ, हैंगिंग का तो 10,000 रुपए लगा के 25,000 की इनकम हो जाएगी, यानी 15,000 का बेनिफिट है। 15,000 का बेनिफिट है। ये कितना प्रोडक्शन निकलेगा? 10 बाय 10 के कमरे में कितने बैग लग सकते हैं? 10 बाई 10 के रूम में लगभग आप 500 बैग रख सकते हो 500 बैग रख सकते हैंगिंग हैं मेथड से। हैंगिंग मेथड से। ओके, तो यानी कि 10,000 अगर आप कोई आज इन्वेस्ट करता है और उसमें थोड़ी सी अपनी मेहनत डालता है बिल्कुल। और समझ से अगर काम करें तो 10 को हम 25 बना सकते हैं। 25 बना कितने सकते कितने हैं। टाइम में? 55 डेज में। 55 डेज और आपको काम भी ज़्यादा नहीं करना है। सही है। और इसका अभी अगर हम बात करें तो मशरूम का अभी का मार्केट जो है वो क्या, मतलब क्या है, क्या रेट चल रहा है अभी इसका मशरूम का मार्केट भी बहुत ही चेंज होता रहता है, जैसे Volatile कि है? क्योंकि सर्दियों के अंदर अगर देखें तो मार्केट 80 रुपए किलो सेल होती है मशरूम, और गर्मियों का देखें तो 220 रुपए किलो चली जाती है। क्योंकि गर्मियों के अंदर एसी लगाने होते हैं, और जो सीजनल फार्मर होते हैं जो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो बंद कर देते हैं उस चीज़ को। तो इधर जितने भी जो ग्रोवर्स हैं जो अच्छे एसी के अंदर कर रहे हैं उनकी जो रेट होती है वो लगभग 220 तक पहुँच जाती है। पर ऐसे एक देखा जाए मोटा मोटा तो 20% आप प्रॉफिट मशरूम में ले सकते हैं। 20% प्रॉफिट 20% मिलेगा आराम से, जो हर बिजनेस के अंदर 20% होता है इजीली, तो इसमें भी आप 20% एवरेज जैसे कभी ऊपर जितना आ जाए। गर्मियों में जैसे 30% चला जाता है, बट Okay. उसको एवरेज देखा जाए सर्दियों में वापस 80 रुपए किलो आ जाएगा। तो एवरेज देखा जाए तो 20% प्रॉफिट आप ले सकते हैं। और 1 महीने 1.5 महीने का उसमें गैप भी होता है 12 महीने के अंदर, क्योंकि फिर से फार्म को वापस से साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, वापस रीसेट किया जाता है। तो 1-1.5 महीने का उसमें गैप अगर मान लें तो हम 11 महीने का एक अंदाज़ा देखें तो 20% प्रॉफिट आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे समझ में आता है कि इसको रखने का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। देखिए रखना हमारे को है ही नहीं इसको, नहीं, क्योंकि लेकिन जैसे आज हमने इसकी कल्टीवेशन की तो ये कितने दिन में हमें मार्केट देना है? आज अगर कल्टीवेशन की तो कल आपकी मशरूम डिस्पैच हो जानी चाहिए। ओके। या फिर कल नहीं हो रही तो कल शाम तक हो जानी चाहिए। हाँ, मतलब क्योंकि इसके वो लगभग 12 घंटे के अंदर आप मशरूम को डिस्पैच कर देंगे तो बेटर रहेगा। उसमें क्या है, वरना वो ब्राउन होने लग जाती है। राइट। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो मशरूम की जो खेती है उसके लिए पहले मार्केट होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कहाँ अपना ये माल देना है, या आपके पास यूं कहें कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि ये लोग आपसे लेंगे। 20 डेज पहले से आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्शन इतना आने वाला है, जिससे कितने बाई कितने के बैग लगाए हैं आपने, कितने केजी के बैग लगाए हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि जैसे 10 किलो के बैग में 2.5 किलो मशरूम निकलता है। तो आप काउंट कर लेंगे कि आपका इतना बैग है, 500 बैग है तो इंटू 2.5 कर लेंगे आप, या 3 कर लेंगे। अगर 3 किलो भी हाईएस्ट प्रोडक्शन 3 किलो निकलता है तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि इतना प्रोडक्शन आ रहा है तो मुझे इतना मार्केट चाहिए, और इतने इतने वेंडर्स है जो मेरा परचेज कर लेगा। अनु जी, मशरूम बेचने का सबसे अच्छा चैनल कौन सा है? होटल, रेस्टोरेंट या ऑनलाइन? सबसे ज़्यादा मुनाफा कहाँ? सबसे ज़्यादा मुनाफा जो होता है डायरेक्ट मार्केटिंग में होता है। जैसे कि आप होटल से कनेक्ट हैं तो ये भी है। बाकी जैसे शादी ब्याह पार्टियां ये चलती है तो यहाँ पर भी एक अच्छा मुनाफा है, क्योंकि आजकल हर शादी के अंदर मशरूम दे रहे हैं वेजिटेबल के अंदर। तो आप ऐसी पार्टियों से कांटेक्ट करें जो शादियाँ करवाती है या फिर जिनके इवेंट्स चलते रहते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। बाकी आप एक फिक्स होटल कर ले 2-4
जितना आपका प्रोडक्शन है उस हिसाब से होटल्स कर लें तो वो आपका अच्छा मुनाफा है। उसके बाद अगर आप मंडी में जाते हैं तो मंडी में तो आपको पता है कि रेट्स अप डाउन चलती रहती है डेली के हिसाब से, तो वहाँ ज़्यादा मुनाफा नहीं है। बट ये है कि हाँ एक सेटिस्फाइड ऐसा है कि आपका माल खराब नहीं होगा। टारगेट ऑडियंस आपको सेट करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है और कहाँ पर कौन से चैनल को आपने यूज करना है। अगर वो सही क्लिक हो जाए तो उसके बाद तो इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हाँ मैंने बोला आपको कि इतना किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता है जितना मशरूम में है। मतलब 20-25% आराम से आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो आप 35 तक भी प्रॉफिट ले सकते हैं। बट इनिशियल स्टेज पे मैं ये बोलूँगी कि आप 20 ही मान के चलें उसको। तो मशरूम की फसल में कोई रोग भी लगता है जिससे फसल खराब, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि पूरी की पूरी फसल खराब हो गई हो? हाँ एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि हम लोग कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनिशियल स्टेज में जब बहुत बार हमारे को लोग बोलते हैं कि आप हमारा सेटअप कर दो फिर हम खुद संभाल लेंगे। तो हम लोग वहाँ पर सेटअप करने गए और पूरी की पूरी 2 महीने बाद मुझे पता चला कि उनकी पूरी फसल खराब हो गई। तो फिर उनको मैंने फिर बाद में हमारे को पता चला कि उन्होंने टेम्परेचर का पता नहीं ध्यान नहीं रखा, CO2 का ध्यान नहीं रखा। और उनको लगा कि यूट्यूब देख के हम लोग कर लेंगे, केवल सेटअप कर दिया, पानी छिड़कना ही। तो ऐसा नहीं होता है। मशरूम के अंदर बहुत सारी, जैसे ह्यूमन बॉडी रिएक्ट करती है वैसे मशरूम को भी पानी चाहिए। प्लांट कोई भी हो, सब प्लांट जीवित है जैसा कि हम मानते हैं। तो प्लांट को जैसे पानी चाहिए वैसे मशरूम को भी पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, रखरखाव तो पूरा करना पड़ेगा। तो रखरखाव बहुत ही इसका ये है कि क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने AC लगा रखे हैं और 3 दिन लाइट चली गई और आपका बैकअप नहीं है तो पूरा मशरूम खराब होना है। तो AC मतलब AC की कंडीशन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ लाइट बैकअप आपका पूरा होना चाहिए। पहले ही आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे लाइट जाएगी तब इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो AC वाला जो है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। मतलब इनिशियल छोटे स्तर पर भी 20 से 30 लाख रुपए लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप झोंपड़ी से स्टार्ट करें। और सीज़न जो आ रहा है अभी आपका जुलाई, आपने बहुत अच्छी टाइम पे पॉडकास्ट किया है कि जुलाई से आप अगर फार्मर स्टार्ट करने लग जाए तो अगस्त सितंबर में वो तैयारी कर देगा और दिसंबर जनवरी में वो क्रॉप ले लेगा। तो इसमें कोई ऐसी का खर्चा नहीं होगा, बस उनका जो घर बना हुआ है उसी में वो मशरूम कर सकते हैं। तो अभी सीखने का बहुत ही अच्छा मौका है। ये दो जो महीने हैं जो फार्मर भी फ्री है। अभी गेहूं की गेहूं कटाई हो चुकी है। फार्मर अभी 2 महीने रेस्ट पे है। तो इन बहुत बढ़िया है फार्मर्स के लिए भी कि अगर आपने एक फसल ले ली और उसके बाद आप फ्री हैं तो वो क्योंकि बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो साल में एक ही फसल लेते हैं या 2 लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मई और जून में मुझे ऐसा लगता है कि फार्मर्स को अलग अलग जगह विजिट्स करनी चाहिए, ना कि रेस्ट करना चाहिए। राइट। कि जैसे टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए, अभी क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। राइट। तो आपकी कभी खुद की पर्सनली कभी कोई फसल खराब हुई है मशरूम की? नहीं मैम, ये भगवान का ही आशीर्वाद रहा है या कुछ भी मानिए आप, पर मेरी कभी मशरूम की फसल खराब नहीं हुई है। उसका कारण ये था कि एक तो हम जो मेरा गांव है वहाँ जो अब हम अभी भी एक छोटे से रूम में हम कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ तो ऐसा है कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बहुत ही खूबसूरत गांव है मेरा। तो वहाँ तो कोई दिक्कत अभी तक आई नहीं है। और जयपुर की बात करें तो यहाँ का जो टेम्परेचर हाई और ऐसा रहता है तो उसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल रखते हैं कंप्लीट। तो अभी पूरा ध्यान रखते हैं। मशरूम में देखिए टेम्परेचर अगर आप सही रख रहे हैं और आपका कंपोस्ट अच्छा बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने कंपोस्ट अच्छा बना के भी अगर टेम्परेचर में प्रॉब्लम क्रिएट की, मतलब ये 2 ही चीजें ध्यान में रखनी है, कंपोस्ट और एक टेम्परेचर। और जहाँ से आप सीड परचेज कर रहे हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस होगा जहाँ से आप अच्छा क्वालिटी का जो सीड है वो अच्छा आना चाहिए आपका। आपको क्या लगता है कि आपने शुरू में ऐसी कौन सी गलती की है कि जो अब कोई नया इस बिजनेस में आना चाहे तो वो गलती ना दोहराए? मार्केट जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि मार्केट, और पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बिजनेस डेवलप करने के लिए इतना पैसा चाहिए होता है। तो वो मुझे पता चला बाद में। और फाइनेंस भी आपको देख के चलना पड़ेगा कि आपके पास पैसा कितना है ताकि मेरे जितना स्ट्रगल आप नहीं करें। बाकी जैसे अब लोगों के पास जैसे पैसा आता है, मान लीजिए आप उसका सैलरी अगर 50-60 हज़ार है
तो अपनी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी करते हैं। Right. बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरी जो सैलरी थी वो सारा का सारा, क्योंकि आपके सपने बड़े थे ना, आपने उन सपनों को अचीव करना था, आपने एक सपना देखा कि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट करना है, तो आपने उसके ऊपर पूरा फोकस किया। अगर आज भी आपको 10,000 या 5,000 रुपये दे दिए जाएं तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मैं वापस ऑयस्टर मशरूम ही करूंगी और वहीं से डेवलप करूंगी। और अब फिर उस 5,000 वाले बिजनेस को आप हाँ, मैं करोड़ों मल्टीनेशनल में पहुंचा कन्वर्ट कर देंगी। ग्रेट। कोई भी मतलब बिजनेस हो आप, इनिशियल मुझे लगता है कि जिनके पास पैसा कम है, जो स्मॉल फार्मर है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनको भी मतलब बिजनेस में आना चाहिए, बट ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए उनको इनिशियल लेवल पर। क्योंकि लोग यही गलती करते हैं कि मिडिल क्लास होते हैं और सपने बड़े देखते हैं। तो सपना देखना अच्छी बात है, क्योंकि सपने आप देखोगे तभी तो आप तो पूरे होंगे। और ये जो थॉट प्रोसेस है कि हम तो मिडिल क्लास है या फिर हम तो फार्मर, हम बिजनेस नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल ही गलत सोच है। क्योंकि आप छोटे से स्तर से अगर आप बिजनेस करोगे तो आपकी ग्राउंड की जो रियलिटी है वो आपको पता होगी कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ क्या चाहिए। अब जैसे कोई भी बच्चा अगर मेरे अंडर में काम कर रहा है तो मुझे पता होगा कि उसने यहाँ गलती की है, ये काम कर रहा है, क्योंकि मैंने स्टॉल पे खड़ा होके भी देखा है। Right. मैंने अपने जो प्रोडक्ट है वो शॉप पे रखवा के भी देखे हैं। मुझे ये भी पता है कि शॉप वाले क्या बोलते हैं, हर चीज का एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि कौन सा हर्डल कहाँ आ सकता है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए आपको टाइम लगेगा इसमें। आपका ऐसा नहीं है कि अभी बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहता हूँ, तो ये बात भी मुझे अच्छी नहीं लगती कि आप इनिशियल जॉब स्विच करके एकदम से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, या तो आपके पास पैसे हैं तो आप कीजिए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है। बट अगर आपके पास फंड नहीं है तो आपकी फैमिली भी आपके पीछे है, वो भी क्राइसिस में आ सकती है। तो आपको पूरा ग्रेजुअली स्लाइटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। राइट। तो एक कमरे से 1 लाख तक कैसे पहुंच सकते हैं? एक कमरे से 1 लाख अब तो बहुत इजी पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेरे टाइम में तो बहुत क्योंकि आपने वो पूरा एक्सपीरियंस ले लिया। तभी हम चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस आप बताएं, सो दैट कि जो आप स्टार्ट करें, अगर एक कमरे से कोई स्टार्ट करे तो वो अपना बिजनेस 1 लाख तक कैसे पहुंचा दें। देखिए, अगर आप फुल टाइम दे रहे हैं तो 1 लाख में कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2-3 महीने में भी 1 लाख तक पहुंच सकते हैं। राइट। क्योंकि आपको मार्केट का पता है कि आपको पहले मार्केट सर्वे करना है कि कहाँ कहाँ प्रोडक्ट हमारे डिस्प्ले होंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप पहले ट्रेडिंग कर लीजिए। राइट। पहले आप मशरूम का खेती करने से पहले ट्रेडिंग में चले जाएं, उसकी नॉलेज ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, सेल कर लीजिए। अगर आपका मार्केट डेवलप हो गया है तो आप कोई दिक्कत नहीं है ट्रेडिंग में। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ट्रेडिंग में हमें क्या मिलेगा, ये आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। राइट। ये जरूरी नहीं है आप 5 रुपए की चीज लेके आप 6 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए मिल रहा है। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 3 रुपए की वो चीज हो जाएगी और आप 6 रुपए में बेचेंगे। राइट। तो आपको 3 रुपए मिलेगा। मगर ट्रेडिंग में ये होगा कि आपका कुछ खराब नहीं होने वाला। नॉलेज आएगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आएगी। प्रोडक्शन तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। और प्रोडक्शन में भी चैलेंज आते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो धीरे धीरे वो रिकवर होने लायक होते हैं। पर अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया और मार्केट नहीं कर पाए तो ये एक ऐसा चैलेंज होगा कि आपके लिए बहुत मतलब फिर आप वापस डेवलप नहीं हो पाएंगे। राइट। तो अभी अगर आपको हम 5 या 10 हज़ार रुपये दें तो आप ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे कि या फिर आपसे वही मशरूम की खेती करनी शुरू करेंगे? नहीं, अगर आप मशरूम की बात करेंगे तो मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेंड हो चुकी हैं। मगर आप किसी दूसरे बिजनेस की बात करें तो बिल्कुल मैं आप ट्रेडिंग की तरफ जाऊंगी। मशरूम की खेती को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है जिसे आप दूर करना चाहेंगे? देखिए, मशरूम को लेके एक तो सबसे बड़ा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि ये नॉन वेज के अंदर आती है, तो ये वेजिटेबल है। क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन था आपसे अगला कि ये वेज है ये नॉन वेज है? नहीं, ये वेज है, कंप्लीट वेज है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ये आती है, एग्रीकल्चर में। और अभी हमने आयुष से लाइसेंस लिया हुआ है, और आयुष नॉन वेज पे कभी लाइसेंस नहीं देता है। क्यों? हमारा जो मशरूम है उसके हमने अभी पहले जो था कि 2020 के अंदर मैंने श्रूम लेडी करके एक प्रोडक्ट बनाया था महिलाओं के लिए। पहला प्रोडक्ट ही मेरा महिलाओं के लिए बना था। अच्छा। तो वो एक स्पेशल प्रोडक्ट था, तो उसमें हमने आयुष सर्टिफिकेशन लिया है। तो ये बिल्कुल प्योर वेज है और आयुर्वेदा के अंदर भी आ रहा है मशरूम। तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं। ये एक बड़ा मिथ है, क्योंकि ये इसमें ये भी कहा जाता है कि इसकी खेती ऐसी जगह पर होती है जो जगह बहुत ज़्यादा साफ सुथरी नहीं होती है। ऐसा पहले तो बहुत बड़ा मिथ है। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर कि इसकी खेती गंदी सी जगह पर होती है, इसलिए इसको नहीं खाना है। बट अगर आप अभी हमारी
जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो हमारा प्रोडक्शन है, या कहीं पर भी मशरूम का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ जाके देखेंगे तो एक मक्खी को भी अंदर नहीं घुसने दिया Right. जाता है, क्योंकि अगर मक्खियाँ भी अंदर घुसी तो वो कुछ ना कुछ लेके घुसेगी और इन्फेक्ट हो जाएगी। हाँ। और इवन जो लोगों को जो अंदर आते हैं उसको भी मास्क लगा के अंदर आना होता है पूरा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खतरा होता है कि इस फसल को जल्दी से कोई ना कोई संक्रमण हाँ, लग सकता संक्रमण है। बहुत जल्दी लगता है, तो लोगों की एंट्री भी कम होती है और बहुत ज्यादा साफ सफाई चाहिए होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, और थैंक यू आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि ये वास्तव में एक बड़ा मिथ है। लोगों को ऐसा लगता है कि गंदी जगह पे मशरूम राइट, होता ये है। बहुत बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है देखिए, कि गंदी जगह पे तो नहीं होता है, पर अगर मतलब अपन साफ सुथरी जगह नहीं होती, कहीं पे भी इसको उगा दिया जाता है। कहने का नहीं, मतलब इसका ये था कि नहीं, इसको अगर ऐसे साइंटिफिकली देखा जाए तो ये ह्यूमिडिटी चाहिए इसको 90%, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा और जहाँ पर लोगों का आना जाना कम होता है और कंटामिनेशन कम होता है, तो वहाँ ये मशरूम ऑटोमेटिक ग्रो होने लग जाता है। और जहाँ टेम्परेचर सुटेबल मिल जाता है, तो वो जगह ऐसी होती है जहाँ साइड हो बिल्कुल, तो वहीं आपने देखा होगा कहीं मशरूम उगती है कोने में उगती है, या फिर ऐसी जगह उगती है जहाँ लोग वहाँ इजीली नहीं पहुंच पाते। तो उस चीज को देख के लोगों ने वो किया, ये मिथ बन गया है कि ये जो गंदी बहुत जगह अच्छी बात है। आपके इस माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, कि मशरूम एक हेल्दी वेजिटेबल है। आप इसको वेजिटेबल में यूज कीजिए, आप मेडिसिन में यूज भी ऋषि और जो अपने पुराने जमाने में ऋषि महात्मा होते थे जो हिमाचल पे भक्ति करते थे, वो लोग खाना नहीं खाते थे, क्योंकि हिमाचल पे इतनी ऊपर चोटी पे कहाँ खाना बनेगा। राइट। और ये भी एक मिथ था कि वो खाना नहीं खाते थे तो कुछ नहीं खाते थे। वो मशरूम, एक कीड़ा जड़ी मशरूम आती थी, उसको वो यूज करते थे वहां पर, तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहती थी, और वो कंप्लीट अपना योग, और जो कीड़ा जड़ी मशरूम है वो थोड़ी सी गर्मी भी ज्यादा फील करवाती है अंदर। तो हिमाचल के अंदर जितने ऊपर लोग जाते थे, योग करते थे, वो भी ऋषि महात्मा थे, उनको इतना ज्ञान था, उसके बाद भी वो मशरूम यूज लेते थे। तो वो नॉनवेज नहीं था। अगर नॉनवेज होता तो उनकी भक्ति में बाधा जरूर होती है। तो ये बहुत बड़ा मिथ था कि मशरूम वेज है या नॉन वेज है। तो आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को भी पता चला होगा कि ये प्योर वेज है, और सिर्फ मशरूम खा के भी आप जिंदा रह सकते हो। रोटी जिनको पसंद नहीं है वो सिर्फ मशरूम खाएं, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और विटामिन प्रोटीन सब मिलेगा इससे। तो आपसे मेरा एक और सवाल कि अगर किसी के पास अब पैसा कम है तो वो मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं, सोच समझ के और रिसर्च करके इसको शुरू करें। अगर आपके पास पैसा कम है तो सोच समझ के, और आप अच्छे तरीके से पहले ट्रेनिंग लें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, और उसके बाद आप मशरूम की खेती शुरू करें। बिल्कुल आपको इनकम भी जनरेट होगी और आपका बिजनेस भी डेवलप होगा। तो अनु जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सारे जितने भी मिथ थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, उनके सही आंसर्स दिए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं इस पॉडकास्ट को। अब एक रैपिड फायर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको सोचने का समय नहीं है, ठीक है? मैं फटाफट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको 1 वर्ड में उसका आंसर देना है, राइट? तो सबसे पहले, सोसाइटी की सुने या दिल की? दिल की सुने। फैमिली सपोर्ट या सेल्फ बिलीव? सेल्फ बिलीव। स्लो ग्रोथ या फास्ट रिस्क? स्लो ग्रोथ। फेलियर या फियर, कौन ज़्यादा डेंजरस? फियर। रिस्पेक्ट या मनी? रेस्पेक्ट। स्टेबिलिटी या फ्रीडम? फ्रीडम। आइडिया इंपॉर्टेंट या एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन। सीखना या कमाना? सीखना। वुमेन स्ट्रोंगर या सोसाइटी, वुमेन स्ट्रोंग है या सोसाइटी उसे वीक बनाती है? सोसाइटी वीक बनाती है। शादी के बाद कैरियर कितना इजी या टफ? टफ। रिस्क लेने में लड़कियां पीछे क्यों, या उनको मौका नहीं मिलता? बिकॉज ऑफ सोसाइटी। बिकॉज ऑफ सोसाइटी। सेल्फ डिपेंडेंट होना या सिक्योर होना? ये थोड़ा टिपिकल है, सेल्फ डिपेंडेंट और सिक्योर। मतलब क्या है इसका? सिक्योर का मतलब क्या है आपका? एक सिक्योर माने कि आपके पीछे सपोर्ट है, आप सिक्योर, आपने अपने आप को सिक्योर कर रखा है, एज अ फाइनेंशियली, एज अ इमोशनली, एवरीथिंग। तो ये वापस पूछिए। दोबारा से करते हैं यहाँ से। सेल्फ डिपेंडेंट होना या सिक्योर होना? सेल्फ डिपेंडेंट। स्ट्रगल या सक्सेस, कौन ज्यादा सिखाता है? स्ट्रगल। पास्ट या फ्यूचर, किस पर फोकस? फ्यूचर। पेन या पेशेंस, क्या ज्यादा जरूरी है? पेशेंस। सक्सेस आपके लिए क्या है? सक्सेस हमारे मतलब माता पिता अगर हमसे खुश है और हमारी सोसाइटी हमसे हैप्पी है और हम खुद खुश हैं तो सक्सेस है। पैसा, इम्पैक्ट या इनर पीस? इनर पीस।
बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी, आपने रैपिड फायर का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया और ऑनेस्टली आपने आंसर्स दिए। तो कहते हैं ना कि सक्सेस सिर्फ लक नहीं बल्कि माइंडसेट का गेम है। तो अनु जी, अगर कोई लड़की छोटे गांव से बिजनेस शुरू करना चाहती है तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी चलते चलते? बिल्कुल, मैं सभी गर्ल्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप किसी से कम नहीं हैं, और लड़कियाँ मतलब शेरनियाँ होती है, तो आप अपना काम करें, अपने खुद पे भरोसा करें। चाहे आपको कोई भी कुछ बोले, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने काम पे फोकस करना है। और अगर आप सही हैं और आप सही जगह सही डायरेक्शन आपने चूज किया है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। और आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, बट सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पैसा कमाएं और इनकम जनरेट करें और आपका जो है सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाएं। तो अनु जी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान ठान ले तो वो पत्थर को भी मोम बना सकता है, और हालात चाहें जैसे भी हों, अगर हिम्मत हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके जो छोटे से अमाउंट से काम शुरू करना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। तो हमारी अनु जी की स्टोरी बहुत इंस्पायरल है और सभी फार्मर्स के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए एक सीख है कि हमें संघर्ष से हार नहीं माननी है। हालात चाहे जैसे भी हों, हमें बस आगे बढ़ना है। रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, कारवां अपने आप बनता चला जाएगा, क्योंकि अनु जी की स्टोरी बिल्कुल उसी पर खरी उतरती है। अकेली लेडी चली और आज इस मुकाम पर है कि उनके पास बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अनु जी का। तो हम चाहेंगे कि जितना हो सके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी महिलाएं, सभी लड़कियां जो भी ये काम करना चाहते हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको एक सही दिशा और राह मिले।